आप किसी को अपनी हैप्पीनेस का हक दोगे तो वो पूरे टाइम आपके बारे में नहीं सोच सकते। बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों को कि जब प्यार होता है ना वायलेंट बचते हैं, ये होता है वो होता है, पर रियलिटी ये नहीं होती। टॉक्सिक रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन? जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। कैसे कोई किसी का मर्डर प्लान कर सकता है? तो मारना उनको लगता है कि एक बार मार दो ना तो वो चीज़ हट जाएगी, पर दैट इज़ नॉट ट्रू। फोन चेक करना हेल्दी है? कितना हेल्दी मानते हो? आई डोंट बिलीव इन इट। पीपल फॉरगेट कि पैसे के अलावा इमोशंस हैं। किसी ने सुसाइड कर लिया था नंबर्स के पीछे कि उनको लाइक नहीं मिला, अब वो उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ प्यार नहीं है। नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। एक ऐसे टॉपिक पे बात होने जा रही है जिसके लिए हम सबको बात करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा जो ये माइंड है ना, इसमें कुछ ना कुछ हर वक्त चल रहा होता है। हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो तमाम चीज़ें जो हम सोच रहे हैं वो हमें कब और कैसे परेशान कर सकती हैं और कितना परेशान कर सकती हैं। मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारी डिबेट्स आजकल आप अक्सर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन जब बात खुद पे आती है ना, तो हमें लगता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हम बिल्कुल मेंटली फिट हैं और मेंटल हेल्थ हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन आज हमारे साथ इस शो में जो गेस्ट हैं वो मेंटल हेल्थ पे हमारे साथ बात करेंगी और हमें बताएंगी कि क्यों लोगों के माइंड में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको लेके, क्यों हम हमेशा डिनायल में रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो हम उन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स की हेल्प अगर आप लेना नहीं चाहते तब भी वो चीज़ें कुछ हद तक आप सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तो डेफ़िनेटली आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों को सॉल्यूशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आप वो सॉल्यूशन ले लेंगे तो आपकी लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी और सेट हो जाएगी। तो हमारे साथ डॉक्टर भावना गुप्ता हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं पेशे से, और पिछले 5 साल से लोगों के हेल्थ पे काम कर रही हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं। और फैमिली से अपनी ये विरासत में मिला है और अपने फादर साहब से ये तमाम चीज़ें सीखी, क्योंकि इनके फादर साहब भी बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग उपाधि भी उनके पास हैं। लेकिन डॉक्टर भावना, फैमिली में देखा आपने बचपन से ये तमाम चीज़ें, और अपने फादर को कहते हैं बेटियां ज़्यादा देखती हैं और जो फादर करते हैं बेटियों का वही चीज़ें करने का मन करता है। सो इतनी यंग एज में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना कितना चैलेंजिंग आपके लिए? आई थिंक इट वॉजंट चैलेंजिंग, क्योंकि मैं जैसे मेरे फादर हैं, मेरे उनको मैंने शुरुआत से करते देखा है और मैंने देखा है कि उन्होंने ना बड़ा डिफरेंट वे चुना था। नॉट कि प्रॉपर कि जिस तरह से थेरेपी होती है, उन्होंने वो वेज चुने हैं, जैसे कलर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, कि जिससे लोग अपना खुल सके, एक ही एस्पेक्ट पे नहीं। तो आई थिंक उस वजह से मैं और भी ढंग से सीख पाई कि लोग एक ज़रिया हैं, उनको ठीक करने के हम एक ज़रिया हैं। हम उनको एज अ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, उनको एज अ वो नहीं ले सकते कि ये जॉब है, बिकॉज आई कैन नॉट से दिस इज़ माई जॉब, बिकॉज आई एम हेल्पिंग पीपल। सो आई हैव सीन दैट, आई हैव गॉन थ्रू दैट, सो आई हैव रियलाइज कि कैसे लोगों को लोगों की तरह फील कराएं और कैसे उनकी मदद करें। तो मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाओ, बोलो फीवर है, तो डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे देंगे, बोल देंगे ठीक नहीं होगा 3 दिन बाद फॉलो अप कर लेना। लेकिन आपके पास आना है, आपको कोई दवाई लिख के नहीं देनी है, आपकी बातें ही दवाई हैं, आपकी थेरेपीज़ ही दवाई हैं, जिसमें अगेन कोई मेडिसिन नहीं है। और थेरेपीज़ भी ऐसी कि भाई म्यूज़िक सुन रहे हैं या आप आप कुछ कलरिंग कर रहे हैं या ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। नहीं, देखिए इसमें जैसे क्या है ना कि आप इट्स लाइक कि लोग आते हैं, डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि आप उनके जीवन एक तरह से है, क्योंकि मेंटली आप किसी को परेशान कर दो तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पर जैसे मैंने कहा कि हमारी थेरेपी ऐसे बेस्ड है कि वी हेल्प कि आप ही बात करें और आपका ही सोल्यूशन निकले। हम हाथ पकड़ते हैं साथ, आपको फील कराते कि आप अकेले नहीं हो, और आपको हेल्प कराते हैं हाउ कि आप डीप डिग करके उसको कैसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये सब क्लाइंट बेस्ड है। वी डू नॉट मेक इट कि डॉक्टर बेस्ड या वैसे, वी मेक इट क्लाइंट बेस्ड कि जो क्लाइंट को चाहिए, जैसे चाहिए और जब भी चाहिए उस वे में करिए, क्योंकि ये और भी फ्रजाइल चीज़ है कि मेंटली ज़रा सा भी कुछ खराब हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सो
ह्यूमन साइकोलॉजी पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आपको क्या नज़र आ रही है? आजकल सबसे ज़्यादा आई वुड से कि जो कंपैरिजन सोशल मीडिया से शुरू हुआ है, अब आप सबको देखो, एक क्यूरेटेड इमेज है सोशल मीडिया पे, लोग उसको देख के इंस्पायर होके क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं कि वो इतना अच्छा दिख रही है तो मैं क्यों नहीं दिख रही. राइट। पीपल फॉरगेट कि दैट इज़ देयर बिजनेस, दैट्स देयर लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइक दैट फॉर यू. सो कितने लोग होते हैं कि वो सोशल मीडिया से देख के ये भूल जाते हैं कि आप 20s का जो आपका ईयर है, 20 to 30 इज़ योर ईयर टू मेक योर सेल्फ, एंड आफ्टर 30 इज द टाइम यू सक्सीड. बट वो हसल कल्चर में क्या हो रहा है ना, लोग भूल जाते हैं. और कितने लोग हैं सुसाइड कर लेते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी चल नहीं रही है जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है. पर लोगों को समझना ज़रूरी है, सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ पिक्चर लाइक अ मूवी. सो आप जैसे सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं जो हमें सोशल मीडिया पे, तो उनकी फैमिली, जैसे डेली व्लॉगिंग तो आजकल इतना बड़ा ट्रेंड है, और कुछ सक्सेसफुल व्लॉगर्स जिनकी फैमिली अदरवाइज तो बहुत हैप्पी लगती है, बट पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ें खराब चल रही होती है और किसी को पता नहीं चलता. सबको लगता है कि यार वाह क्या लाइफ है, इतनी आइडियल लाइफ चल रही है, इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी लग्जरी है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना ये इतना वो. लेकिन कुछ केसेस में देखा हमने, डिवोर्स तक भी पहुंचे वो लोग, कुछ ऐसी फाइट्स हो गई, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. तो मतलब बिल्कुल रियल और रील का जो डिफरेंस है क्लियरली दिख रहा है. लेकिन एक ह्यूमन माइंडसेट रहता है कि भाई जो उसको दिख रहा है डेली, उसको लगता है कि वो सबसे बेस्ट है और वो मेरे पास भी होना चाहिए. बिकॉज ये इमेज एक क्रिएट कर दिया. अब आप देखिए, हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है और हर कोई व्लॉगिंग में सबसे अच्छा दिखाता है. चाहे किसी का छोटा घर है, वो उस वे में उसको सजाते हैं कि लगता है कि बहुत पिक्चरेस्क है, और सब दूसरे को लगता है मेरे को भी ये चीज़ करनी है. व्लॉगिंग करी, अच्छा है, अपना मन बहलाइए, पर ये चीज़ सोचना आपको बहुत ज़रूरी है कि वो जो मेडअप चीज़ है ना, उनकी लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, जैसे आपने कहा. अब इसमें अगर आप यूएस में देखेंगे, यूएस की कितनी अभी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, वहाँ के जो व्लॉगर्स हैं उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब है, बिकॉज बच्चों का चाइल्डहुड तो हो ही नहीं रहा ना. वो सारा उनका रील पे है, सारा उनका कैमरा पे है, तो वो बच्चा जी नहीं पा रहा जैसे जीना है. अभी एक चाइल्ड स्टार था, उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब है कि मैं ट्रॉमा में हूँ, मेरे को ना मम्मी से प्यार मिला, ना पापा से, ना सिबलिंग से. जो हमारी एवरीडे की लाइफ थी, हम 5-5 रीटेक ले रहे हैं, तो कुछ ऑथेंटिक रहता ही नहीं. पर वो सच एक लोगों को दिखता नहीं है. अगर आप देख रहे हो किसी के पास सुंदर गाड़ी, आप ये नहीं देख रहे हो उसके पास लोन कितना है. आप बस यही देख रहे हो ना कि वो सुंदर है और मुझे वैसी लाइफ चाहिए. तो सोशल मीडिया मतलब थोड़े डिटेल में हम चर्चा करें सो दैट व्यूअर्स को भी अच्छे से समझ में आए, बिकॉज ये टॉपिक इतना डीप है और इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, और हमारे साथ आप आज हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से हम डिटेल लोगों को तमाम चीज़ों के आंसर्स दें, सो दैट उनके माइंड में भी जो क्वेश्चंस हो वो क्लियर हो पाए. सोशल मीडिया पे हर किसी को आजकल सोशल मीडिया यूज़ करना है, और वो जो फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कॉमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सबको बहुत चाहिए कि भाई हमें चाहिए. लोग फेक फॉलोअर्स बनवा लेते हैं, फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स, और तमाम ये सारी चीज़ें भी आजकल चल रही हैं. तो इतना क्यों है, मतलब क्यों सबको ही चाहिए कि भाई मिलियन मिलियन हमारे फॉलोअर्स हों, या बहुत सारे लोग जुड़े रहें, चाहे बात करने के लिए एक शख्स भी ना हो किसी के पास, लेकिन ये फेक नंबर्स जो है ना, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है. वैलिडेशन. अब सबको एक वैलिडेशन चाहिए. किसी को अपने घर में नहीं मिलती तो वो बाहर देखते हैं. और देखिए, बाहर की वैलिडेशन बहुत अच्छी होती है ना. आपको 1000 लोग लाइक कर रहे हैं, 1000 लोग आपकी अच्छाई कर रहे हैं, कोई आपको बुरा नहीं बोल रहा, तो वो वैलिडेशन एक बार आपको मिलती है तो आपको और मन करता है. अब आप देखिए, कितने न्यूज़ होते हैं जो ट्रेन के बाहर पटरी पे वीडियो लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. लोग बोलते हैं क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो वैलिडेशन मिलता है. कितना अच्छा लगता है कि आपको कोई मैसेज करके बोले अरे वाह तुमने क्या किया है. आपको वो वैलिडेशन, आप उसको बाहर से सीख करने लग जाते हो. रियलिटी बहुत सैड है इसकी, पर असलियत ये है कि आपको अपने अंदर वैलिडेशन सीख करना है. लोग भूल जाते हैं कि लोग ये आसपास, ये जो इंटरनेट के आपके लोग हैं वो सच नहीं है. कितने झूठ लिखते हैं, कितने सच लिखते हैं, आपको क्या पता. पर हम क्या है ना, छोटे घर से, बड़े घर से, जो भी घर से लोग आते हैं जहाँ प्यार नहीं मिल रहा उनको, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही. बहुत टाइम होता है कि वो उसी चीज़ को सीख करते हैं कि जो वैलिडेशन घर पे नहीं मिल रही, जो प्यार घर पे नहीं मिल रहा, आप बाहर देखते हो. अब कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको कितने सारे इश्यूज हैं, उनका घर अच्छा नहीं चल रहा, उनकी फैमिली से कनेक्ट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इन लोगों को अपनी फैमिली मानने की कोशिश करते हैं. पर जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम होता है, ये फैमिली तो खड़ी नहीं होती है. तो आई थिंक जो होम इन्वायरमेंट होता है ना, हमारा सबसे पहला स्टेप होम इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए. हर एक बच्चा चाहता है एक लविंग इन्वायरमेंट, और जब वो चीज़ नहीं मिलती, वो बड़े होके इन चीज़ों में आती है. और सोशल मीडिया पे आप खुद ही देखिए, वैलिडेशन ही तो है. इफ पीपल आर पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्फ, डिफरेंट मेकअप, डिफरेंट चीज़, वैलिडेशन ही तो हो जाती है. अभी एक केस हुआ था जिसमें
किसी ने सुसाइड कर लिया था नंबर्स के पीछे कि उनको लाइक नहीं मिला। लाइक नहीं मिल रहा है। अब वो उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ प्यार नहीं है। ये तो तमाम चीज़ें हैं ही, बट सबसे बड़ी बात ये भी है, जैसे आपने जिक्र किया कि ट्रेन के आगे आके हाँ जी। वीडियोस बना रहे हैं, कोई नदी में कूद रहा है, कोई इतने तेज़ बहाव में कूद रहा है कि दिख रहा है कि सामने मौत है, लेकिन फिर भी कूद रहा है क्योंकि रील बनानी है और वैलिडेशन अगेन जैसा कि है। तो इज़ इट रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन कि भाई वो अगर इस चीज़ को कर रहा है, सो उसकी पर्सनालिटी के लिए हम क्या कमेंट कर सकते हैं, या क्या पर्सनालिटी हो सकती है ऐसे शख्स की? देखिए पर्सनालिटी वही जैसे मैंने कहा कि जो डिप्राइव्ड होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है जब वो अटेंशन वो प्यार नहीं मिलता। राइट। या जैसे आप लड़कियां जो हैं कितनी लड़कियां ओवरकम करके आई हैं, जैसे वो एक डिज़ाइनर हैं, आई डोंट नो इफ बहुत फेमस हैं वो, जिन्होंने केन्स में भी गई थी, कांस में भी गई थी। तो वहाँ पे भी अगर देखिए वो एक छोटे घर से आई थी, उन्होंने अपना जैसे तैसे करके नाम किया। तो बहुत लड़कियां जो छोटे घर से आती हैं या उस घर से आती है जहाँ उन्हें दबाया जाता है, वो उस घर से निकलना चाहती हैं। उस निकलने के चक्कर में कई बार इस चीज़ में फंस के क्या होता है वो प्यार मिलता है, जहाँ घर पे बोलते हैं तुम खराब हो, वहीं बाहर बोल रहे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम जो चीज़ें कर रही हो कितनी अच्छी है। तो कौन इस चीज़ में नहीं होगा? बट अच्छी चीज़ें तो समझ में आती हैं कि चलो आप कर रहे हो तो आपको लगेगा भाई तारीफ़ें मिलेगी। जी। एक सोशल मीडिया पे ही कोई इन्फ्लुएंसर है, वो कभी नाले में कूद जाता है, कभी कीचड़ में कूद जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, मतलब वो चीज़ जिसको सोच के भी आपको घिन आती हो, नफरत होती हो, मतलब वो भी करने पे आपको मजबूर कर देती है। ऐसे भी कोई साइकोलॉजी काम हाँ, करती अब आप है? देखिए उसमें देखिए व्यूज आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं चाहे लाइक कोई आपको बोले ना बोले, वो व्यूज कितने कि लोग मुझे देख रहे हैं। कमेंट्स में, सारी गालियां ही आ रही है हाँ, चाहे। पर वो लोग देख रहे हैं ना, और वो लोग देख रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे को वैल्यू तो मिल रही है। क्या है ना, आज वो लोग अपनी वैल्यू दूसरों पे लगा देते हैं कि अगर दूसरे आपको देखेंगे, आपके बारे में बोलेंगे, चाहे अच्छा या गलत आपके बारे में सोच तो रहे हैं, तो वो जो वैल्यू हम लगाते हैं ना, वो वैल्यू होती है। और ऐसे में क्या होता है, बहुत अब कई बार होता है कि आप देख सकते हो समटाइम्स कुछ लोग होते हैं पीपल सीकिंग, उनको अटेंशन सीकिंग चाहिए होती है। वो धीरे धीरे पर्सनालिटी में दिखता है। अगर कुछ कुछ चीज़ें हमारे में नहीं होती, वो पर्सनालिटी में दिखता है। जैसे आपने कहा कि जैसे ये लोग होते हैं जो करते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्या होता है, तो कई बार ये एक तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है। कई बार आप देख सकते हो कि वो रील्स में एक्साइटेड होते हैं पर रियल लाइफ में डिप्रेशन में है। तो बहुत ये चीज़ें ना बेसिकली एज ए सेड कि अब ब्रेन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सो इट हैज़ टू डू एनीथिंग फॉर यू टू सर्वाइव। तो बहुत ये लोग इसमें वैलिडेशन और हैप्पीनेस देखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो छोटा सा एक वर्ल्ड बनाया है विच हैज़ बिन क्यूरेटेड बाय देम, वो इतना सुंदर है कि उसमें क्यों ना रहो। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है कि उन लोगों को सोल्यूशन चाहिए ही नहीं है, मतलब वो इसी में ही खुश रहेंगे और लाइफ टाइम ये हैप्पीनेस उनके साथ रहेगी? इसमें दो तरह के लोग होते हैं। कुछ तो जिनके लिए वही एक चीज़ है, वही हैप्पीनेस है, ये व्यूज़ मिलते हैं, खुशी मिलती है, कोई देख रहा है, क्योंकि वो या तो रियल में बहुत अकेले होते हैं या उनके पास वो लोग नहीं होते जो उनको इतनी वैल्यू दे। दूसरी तरह के होते हैं जो सीख जाते हैं, जिनको समझ आता है कि हमारी वैल्यू अपने अंदर से आती है, कोई बाहर से नहीं दे सकता। अगर आप बाहर से वैलिडेशन लेते रहेंगे तो आपको कभी रियल वैलिडेशन नहीं मिलेगा। अब कितने लोग हैं जो खुद के लिए सचते हैं और कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए सचते हैं। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन खुश है। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि कुछ ऐसे ही होते हैं और कुछ ऐसे नहीं होते, पर इसमें उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो जिस तरह से उनको इन्वायरमेंट मिला है, जो उनको कार्ड्स मिले हैं, जिस तरह से उनको डेल्ट करना है उन्होंने किया। तो बहुत ज़रूरी है दूसरों को भी समझना। अभी देखिए आप इंस्टाग्राम देखते हो, उसमें कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बताई जाती कि आप वैल्यू अपने में देखो, बाहर से मत देखो। ये अवेयरनेस ही नहीं आ रही। कहीं पे भी देखो कोई अवेयरनेस नहीं है। हाँ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो बट इंस्टाग्राम के आपने जिक्र किया, और सुबह उठते इंसान बाद में है, सबसे पहले इंस्टा फेसबुक खोल के बस जो स्क्रॉलिंग शुरू होती है वो चलती ही रहती है, और कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो मतलब ये मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए एक शख्स की? बिल्कुल नहीं। कहते हैं जब हम उठते हैं सुबह, हमारा ब्रेन एक ऐसे वेव लेंथ पे होता है जहाँ पे हम जो देखेंगे वो हमारे हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल लिसन टू मैनिफेस्टेशंस, सो यू कैन सी द चेंज दैट दे आर गोइंग थ्रू। अब कुछ लोग क्या है, सुबह उठते ही गुस्सा कर लेते हैं, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सुबह जो हमारा ब्रेन होता है, बहुत हमारी वेव लेंथ बहुत डिफरेंट होती है, बहुत फ्रेश होती है। तो जो हम सुबह कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस रह जाता है थ्रू आउट द डे।
Exactly. So if you're going to see wrong content like fighting, like all these bad news, it's going to stay in your mind. It's going to stay in a place that will make you sad. But if you wake up every day, you're doing things that you like. अभी आप देखिए slow morning शुरू हुआ है, mindfulness शुरू हुई है जो लोग करते हैं. Morning pages that people write in a book. It's because it helps. It takes away whatever of yesterday that you were carrying on. तो मॉर्निंग में उठ के जब हम ये चीज़ें देखते हैं बहुत हमारा ब्रेन वेवलेंथ डिफरेंट कर देता है. एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो मॉर्निंग रूटीन एक हेल्दी माइंड के लिए क्या होना चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू आर अप यू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू स्ट्रेच अ लिटिल, मैनिफेस्टेशंस सुन सकते हैं आप, यू कैन लिसन टू, अगर भजन सुनते हैं लोग, एनीथिंग दैट काम्स यू. आप मेडिटेट करिए, सिट विद नेचर, रीड समथिंग दैट हेल्प्स, राइट, और मे बी जस्ट सिट इन साइलेंस, एंजॉय योर कॉफ़ी. बिकॉज क्या है ना, मॉर्निंग इज़ अ टाइम टू बी विद योर सेल्फ. लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम सुबह उठते हैं, जॉब पे जाना है, इतना हसल है, मदर्स को बच्चों को उठाना है, फादर्स को जाना है, हमको जाना है जॉब पे, सो वी फॉरगेट अबाउट टाइम फॉर आवरसेल्व्स. मॉर्निंग शुड बी अ टाइम दैट इज़ फॉर यू, because entire day you and won't what get your about time. the phones then? You have to let it go. People, the thing is, I know once you go through the reel, it's so exciting because you see so many different contents. अगर कोई छोटा village से भी vlog कर रहा है, it's nice to see a house like this, people like that. So वो चीज़ हमें काटनी पड़ेगी because it is something that you have to do. Relevant, non-relevant matter नहीं कर रहा है. Exactly. अब if you're scrolling, whatever is coming is not in your hand, right? Algorithm जो भी है वो आ रही है, तो आप जो देखोगे वो बैठेगा. अब लोग क्या कहते थे पहले, बिग बॉस मत देखा करो रात को. बहुत पहले एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि लड़ाई झगड़ा हम देख के सोएंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा. और ये सच है. सुबह और रात एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसमें आराम से ना करें तो हमारा पूरा दिन या नींद सब खराब हो जाती है. लोग ये चीज़, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं. तो सुबह उठ के कितनी देर तक फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए? एटलीस्ट हाफ एन आवर, एटलीस्ट जस्ट गेट अप, बी विद योर सेल्फ. आप वॉशरूम से आओ, मेक योर सेल्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी, सिट विद योर सेल्फ. बिकॉज क्या है ना, हम अपने ख्यालों के साथ बैठते ही नहीं हैं. हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो लोग वॉशरूम में लगा देते हैं आजकल फ्रेश होने के लिए. Exactly. उससे भी ज़्यादा वो भी फ़ोन के साथ. वही तो, यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ. अगर आप देखिए, आप कोई भी खाली बैठा है, आप अपने थॉट्स के साथ तो है ही नहीं. ईदर इट्स योर फोन, इट्स योर रील्स, इट्स फेसबुक, इट्स इंस्टाग्राम, इट्स रेडिट. देयर सो मेनी एप्स. पीपल आर नॉट सिटिंग विद देयर थॉट्स, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन that is affecting them, because social media आपको excuse दे रहा है to let go of your mind and focus on something else. क्योंकि आपको पता है, अगर आप दिमाग के साथ बैठो, कि कुछ लोगों को होता है बहुत दुख है ज़िंदगी में, उसको उस बारे में सोचना ही नहीं है, बॉटल अप कर लेते हैं. तो क्या है, सोशल मीडिया एक एग्जिट और एक्सक्यूज हो जाता है. इट्स वेरी ईजी, राइट? इफ़ यू आर सैड, यू गो थ्रू इट, यू लाफ. और मतलब ऐसा भी क्यों होता है कि कहते हैं कि अपनी हैप्पीनेस की चाबी आपको अपने पास रखनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ किया और आप मेरे बहुत क्लोज हो, मैं 10 दिन टेंशन में रहूँगी कि यार उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मुझे बहुत हर्ट हुआ. ये क्यों होता है? ये सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, हमें डिस्टेंस बनाना पड़ता है. वी हैव टू मेक आवरसेल्फ बिलीव कि दैट पर्सन, वी लव दैट पर्सन हैज़ फ्लॉज, बट देयर डिसीजन शुड नॉट अफेक्ट मी, विच इज़ नॉट ईजी टू से, बिकॉज इमोशनली जब हम कनेक्ट होते हैं किसी से भी, उसकी इमोशन हमारी इमोशन कहीं ना कहीं सिंक हो जाती है. पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या है ना, दूसरे पे अगर अपनी इमोशंस रखते हैं, अपनी हैप्पीनेस रखते हैं, दैट पर्सन हैज़ द पावर टू मेक यू सैड. अब जैसे कितनी रिलेशनशिप्स, मैरिजेस में भी होता है कि वाइफ अपनी हैप्पीनेस हस्बैंड पे रखती है, हस्बैंड अपनी हैप्पीनेस अपनी वाइफ पे रखता है. पर क्या है ना, आप किसी को अपनी हैप्पीनेस का हक दोगे तो वो पूरे टाइम आपके बारे में नहीं सोच सकता. मतलब ये रियलिटी है. एक माँ अपने बच्चे के लिए सोच सकती है, वो बायोलॉजिकल है, पर बाकी नहीं सोच सकते. इफ़ यू डूइंग समथिंग, इफ़ यू वर्किंग, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. सो द थिंग इज, पीपल फॉरगेट दैट. हमें लगता है कि वो हमें खुश करेगा, पर दूसरे के ऊपर अपनी खुशी दोगे तो आपकी खुशी तो आपको कभी मिलेगी ही नहीं. तो बट ऐसा भी नहीं है ना कि कोई एक्सपेक्ट ही ना करे. अब एक पत्नी तो अपने पति से एक्सपेक्ट करेगी कि यार मुझे बाहर लेकर जाए, मुझे डेट पे लेके जाए, मुझे घुमाए, मुझे ड्राइव पे लेके जाए, मुझे सरप्राइज़ दे या मुझे कोई गिफ्ट दे. ये सारी चीज़ें तो, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट ही है. ऐसा लगता है कि ये एक सेट फॉर्मेट है और ये होना ही चाहिए, और जब नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है. क्योंकि एक्सपेक्टेशन के साथ कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए. पीपल थिंक कि वी आर इन लव. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में वी थिंक कि दिस पर्सन नोज मी, ये करेंगे. Why should I tell him? He should do it on his own. But then when you're not communicating, what if that person का mindset वैसा है ही नहीं?
What if they don't believe in flowers, they don't believe in chocolates? पर ऐसा लगता है ना कि यार मेरा पति है, मेरा बॉयफ्रेंड, तो उसको पता ही होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. वही तो चीज़ है ना, वो एक आइडिया बन गया है. आप मूवी से देखते हो, आप चीज़ों से देखते हो, आपको लगता है कि उसको पता होना चाहिए. समटाइम्स पीपल डोंट नो एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ दे डू नॉट नो. बट इफ यू टीच देम, इफ यू टेल देम, इफ यू कम्युनिकेट, उसके बाद नहीं कर रहे तो बात अलग है. देन इट इज अ प्रॉब्लम. बट पीपल हैव टू कम्युनिकेट छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि क्या है, समटाइम्स पीपल डोंट नोटिस, समटाइम्स पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट इट. अब कितनी बार होता है रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाता है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं दे रहा. पर हैव यू कम्युनिकेटेड? इफ यू हैव कम्युनिकेटेड एंड द पर्सन इज नॉट डूइंग दैट, देन इट्स रॉन्ग. बट अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे रिलेशनशिप में, तो वो कैसे चलेगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन, इवन इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. जो एक्सपेक्टेशन और हैप्पीनेस वाली बात है, ठीक है, हम करते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर. दिस इज हैपनिंग विद द पेरेंट्स आल्सो. एग्जैक्टली. पेरेंट्स मतलब बच्चे भी सोच रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, उनको ये करना चाहिए था, मेरा बर्थडे था तो मुझे ये गिफ्ट देना चाहिए था, मुझे आईफोन 15 क्यों दे दिया, 17 क्यों नहीं दिया, अभी नया आ गया. तो मतलब एक्सपेक्टेशंस तो हर रिलेशनशिप में है और बहुत ही ज़्यादा. एग्जैक्टली. सो मतलब यू फील दैट कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. अगर वो हो और उसके बाद कोई चीज़ ना हो, then exactly, you have to communicate. And communicate ऐसा नहीं मुझे flowers ला के दो. You have to sit and let the person know why you want flowers. They should know why it is important to you. क्योंकि क्या होता है, हम कभी किसी को बोलते हैं ना, देखिए हस्बैंड बोलते हैं nagging wife, या वाइफ बोलती है nagging husband, like they don't do anything for me. But you have to let the person know why you want it. I mean, if flowers make you happy, you need to tell him that these flowers are making me happy. Because if a person loves you, be it your child, your husband, your daughter, your sister, they will do anything for your happiness, right? Yeah. So if you're communicating and it is not going through, then there's something wrong. But if you're doing your part, then there's nothing wrong. अब जो बच्चे वाली बात कही, it's very important for parents to teach the child to communicate. अब कितनी बार होता है, अगर आप देखिए, पेरेंट्स बच्चे को दबा देते हैं कि तुम एग्जाम में मार्क्स ला रहे, साइंस लो. बच्चा कम्युनिकेट करके कभी बता ही नहीं पाया मुझे साइंस नहीं चाहिए. वो डर हटाओ बच्चों से कि ताकि बच्चा कम्युनिकेट करे. आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड एवरी रिलेशनशिप. एग्जैक्टली. सो बहुत बार ऐसा भी होता है, चलो गिफ्ट्स की बात अलग हो गई, कुछ कपल ऐसे होते हैं या हर रिलेशनशिप में वो कहते हैं कि भाई मुझे बार बार मुझे बोलते रहो, यू लव मी, मुझे सुनना है, यू लव मी, यू लव मी, यू मिस मी, या मुझे ऐसे टेक्स्ट करो, या मुझे ऐसे मैसेज करो, या मुझे कॉल पे बोलो, या वॉट एवर. सो वो अगेन दैट इज वैलिडेशन और लाइक that is, see, so everything that we are today stems from our childhood. So a lot of times क्या होता है ना, if a child has been neglected, or if the child hasn't given the love that the child wants, or even the child has given everything the child wants, tantrums, anything the child wants, 3 चीज़ें होती हैं. या तो abandonment issue होता है, या तो वो बच्चा उस जोन में आ जाता है कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, constant need. तो इन तीनों में क्या होता है, वंस आप 25 के, आप 20 के होते हो, आपकी पर्सनालिटी बन जाती है. तो वो इश्यूज जो आते हैं ना, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि मेरे को बार बार फोन करो, आई नीड टू नो वेयर यू आर, द कंट्रोल इशू, व्हाई दे माइट हैव अबैंडनमेंट इश्यूज. दिस समथिंग और द अदर जो एक स्टेम हुआ होता है बचपन में, क्योंकि बचपन से ही हमारी रियलिटी क्रिएट होती है. हमारे कोर बिलीव जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स के क्या बिलीफ है, फैमिली के क्या बिलीफ है, हमारे फ्रेंड्स के क्या बिलीफ है, क्या हम पढ़ के अपनी ओपिनियंस बनाते हैं. तो अगर हम एज अ ह्यूमन देखें, वी आर ऑल जस्ट बिलीव्स दैट वी आर कैरिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, राइट. सो अगर कोई, जैसे मैंने कहा, अबैंडनमेंट इशू है, तो वो उस पर्सन को ऐसे पकड़ लेगा कि मैं छोड़ना नहीं चाहती ताकि तुम चले जाओगे, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो. क्या इसको टॉक्सिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज टॉक्सिक इसमें ये है कि तो टॉक्सिक है तब तक नहीं है अगर वो पर्सन रियलाइज कर ले मैं क्या कर रही हूँ. क्योंकि क्या होता है इसमें, आप ये भी हो जाते हो, आप वो हो जाते हो दूसरे को हैप्पी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, बस ये जाए ना, राइट. तो कई बार हमारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार टॉक्सिक भी होता है, कई बार पीपल आर जस्ट बॉर्न अ सर्टेन वे. तो आपकी नज़र में टॉक्सिक रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन है? टॉक्सिक आई फील जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे एक होता है कंट्रोल कि मैंने जो कह दिया, जहाँ पे मोर देन दैट, एज आई सेड, कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या एक पार्टनर बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा. आप फिजिकली उनको हर्ट कर रहे हो, मेंटली हर्ट कर रहे हो, इमोशनली हर्ट कर रहे हो, वेयर द अदर पर्सन इज नॉट कंसिडरिंग दूसरे को कि. एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये जो नया बना है ना आजकल जेन ज़ी, उसमें भी यू बिलोंग टू मी, नॉट बिलोंग विद मी.
So I've seen so many relationship with the boyfriend cuts off the girlfriend from the entire friend group, love bombing. और उसको ये कपड़े नहीं पहनने, ये चीज़ें नहीं करनी. That is toxic even for girls. If you're abusing, and I do not mean abusing is just using curses, abusing in a way that affects the person mentally. If you're not gentle with the person, if you're not respectful to the person, because लोग भूल जाते हैं रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं हो तो कुछ नहीं है ना. नहीं होता. अब आजकल के आप रिलेशनशिप देखो, they're joking and sometimes those jokes are not really good, but it's okay, it's just होता है, but that's not right. If he's not respecting you, if she's not respecting you right now, how do you expect that person to respect you later on? क्योंकि फ्रेंड्स के ग्रुप में अक्सर ऐसा होता है कि भले ही आप तमाम कपल्स एक साथ पार्टी करने कहीं गए हो और डिनर पे ही गए हो, तो या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी बोलता रहेगा, गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के लिए बोलती रहेगी, या हस्बैंड एक वाइफ के लिए बोलता रहेगा, वो चीज़ें क्या माइंड में रह जाती हैं. सपोज अगर बोल दिया कि अरे तो पागल ही है, दिमाग खराब करते रहती है, सुबह सुबह उठ जाएगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी, तो मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं रह जाती है माइंड में. एग्जैक्टली. हमारे ब्रेन, हमारा जो भी हम देखते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस. कॉन्शियस है विच इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हियर, एंड सबकॉन्शियस इज दैट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉकिंग विद ब्रीथिंग, दैट्स अ सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जो दैट सब कुछ रिटेन कर लेता है. समटाइम्स यू डोंट नो दिस इज गोइंग टू हर्ट यू, बट योर सबकॉन्शियस माइंड हैज टेकन इट इन and it's going to keep on knocking on your conscious mind कि ये चीज़ अफेक्ट हुई. समटाइम्स क्या होता है, आपको उसने बोला और आपको उससे फीलिंग्स खत्म हो रही हैं एंड यू डोंट नो व्हाई. समटाइम्स यू हैव टू अनलोड इट, सिट विद समबडी, टॉक, बट चीज़ें रहती हैं. और स्पेशली उन लोगों की जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे कनेक्टेड है लोग ना, ये चीज़ें, इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगी, बहुत बार बच्चों को पेरेंट्स बोलते तुम तो चबी हो गई हो. But they forget कि you are affecting the child. Maybe you said it in a funny way. अच्छा, इतनी सी बात भी बच्चे को इफेक्ट करती है. I know somebody once, they were called chubby, they stopped eating. The child stopped eating. Nobody knew why. But the child was like, I'm just chubby. So that's why I stopped eating. I had to sit with the child for a lot of therapy sessions to get to that point. But that's the thing. The children brain is not something that you can think कि भूल जाएगा. बच्चे नहीं भूलते हैं. छोटे से बच्चे को भी पता होता है. अब देखिए, मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड होता है, द चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग फ्रॉम द मदर. चाहे मदर ऐसे स्माइल कर रही है तो चाइल्ड नोज दैट मीन्स स्माइलिंग. तो द चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट. वो बेबी को पता होता है क्यों कोई सर्टेन चीज़ है. तो मतलब बच्चे को बच्चा समझने की गलती नहीं करनी, वो शायद आपसे ज़्यादा समझदार होगा. एग्जैक्टली. क्योंकि बच्चे को भी आप जिस तरह से बिहेव करोगे, वो बच्चा उस चीज़ को पकड़ लेता है कि हु हैज़ बिन दैट विद मी, या अगर उसको याद नहीं रहेगा तो बड़े होके वो चीज़ अफेक्ट करती रहेगी उसको. सो एक मदर को एक फादर कैसे ट्रीट कर रहा है एक बच्चे के सामने, Exactly. या फादर मदर को कैसे कर रहा है, दोनों ही कैसे कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है. हाँ जी. अब आप देखिए कितनी बार होता है कि दिस इज़ अ फैक्ट. कुछ लोग इस पर अभी भी डिबेट करते हैं. Daughters look for their fathers and their husband most of the time, some qualities, and sons they look for the mother. अब इसमें डैडी इश्यूज, मॉमी इश्यूज आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि मदर और फादर का आप रिलेशन देखते हो. दो चीज़ें, एक तो आप मदर का देखते हो, हाउ मदर बिहेव्स विद द फादर. इफ इट्स वेरी डिमीनिंग, वेरी बैड, और इफ शी इज़ वेरी सबमिसिव, द चाइल्ड लर्न्स टू सी हिज वाइफ एज लाइक दैट. नाउ विद द डॉटर, शी सीज द फादर, how is the father with the mother, वो कैसे behave कर रहा है, she'll go out and subconsciously seek a man like that. That's why it's very important to have a healthy relationship in front of your children. At least. अब mommy issues और daddy issues भी इसमें आते हैं कि अगर क्या होता है, पेरेंट्स का हेल्दी रिलेशन नहीं होगा तो बच्चे को वो चीज़ हेल्दी नहीं मिलेगी. वो बच्चा अपनी लाइफ लॉन्ग कैरी ऑन करेगा. उसने एक मैरिज देख लिया, ऐसा टॉक्सिक होती है. वंस ही गेट्स ओल्डर, ही गेट्स मैरिड, वो रेप्लिकेट वही सारी इमोशंस करेगा उस पे. अब कहते हैं कि वाई यू एक्टिंग दिस वे, वाई यू बीइंग टॉक्सिक, बट उसने वही तो देखा बचपन से. अनटिल अनलेस यू ब्रेक द पैटर्न, उसको नहीं पता. अगर कितने घरों में होता है कि द मदर इज बीन डिमीन्ड, राइट, सो द सन ऑल्सो फॉलोज. लड़का भी वैसे ही दिखता है, वो आगे जाके अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी वाइफ, सबको वैसे ही बिहेव करता है अनटिल अनलेस वो रियलाइज करता है कि ये गलत है. गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी रिलेशनशिप में यही हो रहा है आजकल. एग्जैक्टली. किसी का मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक ही लॉयल अफेयर चल रहा है. गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तो मतलब व्हाई इज दिस? बिकॉज क्या होता है ना, पीपल वंस यूर इन अ रिलेशनशिप बहुत टाइम के लिए, आपको एक सेफ्टी मिलती है, आपको एक कंफर्ट मिलता है. वो थ्रिल जो इनिशियली आपका स्टार्ट होता है वो हट जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है, आप में एक कंफर्ट आ जाता है. अगर आप चुपचाप चाय पी रहे हो, पुरानी तरह बातें नहीं होती, पर वो एक सेफ स्पेस है, कंफर्ट है.
लोग क्या है ना उसको कंफ्यूज कर देते हैं बोरिंग का, कि अब हमारी इमोशंस नहीं है, अब वो एक्साइटमेंट ही नहीं होती मिलके, अब वो कुछ है ही नहीं, फन ही नहीं है हम दोनों में। तो उस थ्रिल के चक्कर में वो आउटसाइड देखते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के साथ तो इतना इजी है, यू कैन, इट्स सो इजी टू हैव पीपल मूव फॉर इमोशनल अफेयर ऑल्सो। तो वो जब आपको थ्रिल मिलता है ना टू टॉक टू समबडी चुपचाप, ताकि किसी को पता ना चले, चुपचाप बाहर मिल रहे हो, चुपचाप ये चीजें कर रहे हो, वो थ्रिल जो आता है ना, जो उनको उस रिलेशनशिप का समझ नहीं आ रहा, वो यहाँ से ले लेते हैं। तो इसमें बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों को कि जब प्यार होता है ना वायलिन बजते हैं, ये होता है वो होता है, पर रियलिटी ये नहीं होती। प्यार वाला सेफ्टी नेट जब एक क्रिएट होता है रिलेशनशिप में, जो बहुत हार्ड होता है, पर जब वो एक क्रिएट होता है लोग उसको सोचते हैं बोरिंग, पर दैट्स व्हाट लव इज, राइट? आपका सेफ्टी नेट हो, आप क्वाइट टाइम कर सको, आपको परफॉर्म ना करना पड़े, वही तो होता है। पीपल उसको ऐसे कर लेते हैं कि ये तो बोरिंग है, आई कांट लीव, सो लेट्स जस्ट गो। एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी हो रहा है। आप देखो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल हैं, और मतलब हद से ज़्यादा ही हैं। आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते होंगे। सो व्हाई इज दैट इवन हैपनिंग इन द सोसाइटी? एज आई सेड, लाइक इट्स सो इजी टू गेट, इट्स सो इजी टू हाइड, एंड वो थ्रिल है, एक एक्साइटमेंट है। आई डोंट वांट टू लीव माय वाइफ, मेरे को नहीं छोड़ना, मुझे प्यार है, पर मुझे वो एक्साइट नहीं कर रही, तो आई वुड लुक आउटसाइड। लोगों ने मिसकंसेप्शन बना दिया ना, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि प्यार का जो डेफिनेशन लोगों ने क्रिएट किया है, पीपल फॉरगेट कि इट इज़ एक इमोशन है, एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, ये सब एक हार्मोन है, यही करता है। लोगों को आइडिया अभी भी मैरिज का, बहुत लोग हैं अभी, पीपल हु आर गेटिंग मैरिड यंग, दे हैव दिस थिंग कि वील ऑलवेज गोना बी इन लव। ऐसे थोड़ी ना होता है। Love can fade away, respect, friendship, that stays. पर as coming back to the cheating thing, वही है कि आपको एक एक्साइटमेंट चला जाता है, आपकी एवरीडे लाइफ बोरिंग हो गई है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी वाइफ बिजी है आपके बच्चों में देखने के लिए, आपका हस्बैंड बिजी है वर्क में, आपको अटेंशन नहीं मिल रही। अगेन कम्युनिकेशन, जब तक नहीं पता है पार्टनर को, तब तक तो आपको लगेगा ना थ्रिल है, बट जब पता चल जाएगा, है ना, और वो जब आपका पार्टनर आपको सामने बैठा के कन्फ्रंट करेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, आई हैव सीन द चैट्स, आई हैव द फोटोग्राफ्स और समथिंग, तब क्या? दैट्स द थिंग ना, उनको कभी लीव नहीं करना था। अगर आप रियल में देखो कितने अफेयर्स होते हैं, बट देन डज इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन? the person who's gone through or the person, yeah, the person who's gone through, of course आपका बिलीफ सिस्टम टूट जाता है। आप हमारा ना बिलीफ सिस्टम, जैसे कोर बिलीफ्स मैंने बताया, एक बिलीफ सिस्टम भी होता है वंस वी गेट मैरिड। आपके उस पूरे पैटर्न में कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ब्रेन में, विच आई बिलीव हर एक कंपार्टमेंट का होता है। जैसे एक होता है फ्रेंड्स का कंपार्टमेंट, वेयर यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, एक होता है पार्टनर का कंपार्टमेंट जिसमें यू नीड अ रोमांटिक लव एक पार्टनर, एक होता है आपकी फुलफिलमेंट लाइफ की क्या है, वो सारे हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऑफकोर्स लाइफ पार्टनर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। पीपल, आई स्टिल डोंट बिलीव वाई पीपल डोंट टेक इट सीरियसली एज मच, क्योंकि अभी देखिए सब शादी कर रहे हैं, कोई उसको रियल लेता ही नहीं कि शादी पिक्चर नहीं होती। People forget कि शादी एक ऐसी चीज़ है which is work. right? Yeah, every day you have to put in work. So and that too you have to work together for each as other a unit. Yeah. जैसे कितनी बार होता है जो fights भी होती हैं husband wife में, it's where I tell them to never say I, say us, because you're a unit. You're not against each other. आप एक दूसरे के साथ हो। तो कितनी बार अगर ये चीज़ अंडरस्टैंड हो तो लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती है, बिकॉज प्रॉब्लम अगेंस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ अगेंस्ट ईच अदर। सो या जब ये ट्रस्ट टूटता है, स्पेशली इतना ज़्यादा कि आप जिस पर्सन पे ट्रस्ट करते हो कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, बिकॉज शादी तो एक इंडिया में तो ऐसी ली जाती है ना कि ये एंड गेम है, ये एंड तक चलेगा। तो जब वो एक पर्सन आपका वैसा ट्रस्ट छोड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना पेरेंट्स चले जाते हैं, सिबलिंग्स चले जाते हैं, आपका पार्टनर है, दे आर सपोज्ड टू स्टे विद यू, चिल्ड्रन चले जाते हैं, तो आप उस पार्टनर को अपना सब कुछ मान रहे हो और वो ऐसा धोखा देता है, उसमें आपको क्या दिखता है कि उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, और वहाँ पार्टनर बोल रहा है मैंने आपके नहीं, दिस इज मैं अपने लिए किया है। तो देयर यू रियलाइज कि द पर्सन डिड नॉट इवन थिंक ऑफ यू। अगर कोई चीट कर रहा है वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, वो सबसे बड़ा ट्रूथ ही आपको इतना हर्ट करता है। सो एज ए सेड, ट्रस्ट जब ब्रेक होता है ना, इतना इंपॉर्टेंट, आपको गेट बैक करना लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है। अब कितनी बार है केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे वाइफ ने चीट किया एंड द हस्बैंड, इट्स बिन 5 years एंड ही इज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। लोग बोल रहे हैं मूव ऑन, क्या हो गया, बट उसका तो बिलीफ सिस्टम टूट गया ना। दैट वन पर्सन ही थॉट कि लाइफ लॉन्ग रहेंगे, वो नहीं रहे। तो मतलब आप ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करते हो? मतलब कैसे समझाते हो
कैसे बताते हो और कैसे वापस ट्रैक पे लेके आते हो उनकी लाइफ को? सबसे पहले ये समझना कि आपकी वजह से नहीं किया है चीट, क्योंकि क्या है ना, जब पार्टनर चीट करता है दूसरा पर्सन अपने में कमियां ढूंढता कि है, मेरी वजह से ऐसा हुआ या होगा। मैं ऐसे दिखते नहीं है, या हाँ। मेरे बिहेवियर में प्रॉब्लम है, मेरे वो अपने आप को इतना बुरा बना लेते हैं कि उनको डर लगता है रिलेशनशिप दूसरे में जाने का, क्योंकि उनको लगता है उन्हीं में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये स्टेप होता है टू मेक देम रियलाइज कि आप में गलती नहीं थी, उसका डिसीजन उसका था, वो आपकी वजह से नहीं था। वो एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग जाता है, बिकॉज ये होता है ना, हमेशा क्या होता है, जब हमारे को कोई जिसको हम प्यार करते हैं हमें दुख पहुंचाता है, हम सोचते हैं हमारी गलती है। सबसे पहले हमारे होता है ना कि जैसे ब्रेकअप्स भी होते हैं, मैं कंट्रोलिंग होगी, मैंने या तो ये किया होगा, तो वो एक अलग करना कि आपकी आइडेंटिटी जो थी उस पर्सन की नहीं है। क्योंकि शादी के बाद हम आइडेंटिटी, स्पेशली फॉर विमेन, राइट, आइडेंटिटी ले लेते हैं कि अब जो है हस्बैंड है, पर वो जब चीज़ हटती है, आप अकेले में क्या हो, आपको यही नहीं पता। चाहे हस्बैंड्स भी होते हैं, आइडेंटिटी नहीं पता आपकी क्या है। व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी आउटसाइड योर मैरिज, पूरा रीबिल्ड करना, पूरा सब। एज ए सेड, पहले अपने आप को मानना कि मेरी गलती नहीं थी, मेरा इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं थी, मेरी इस पर्सन के आउटसाइड भी एक लाइफ है, मेरी खुद की भी एक चीज़ है। क्योंकि क्या है ना, जनरल आई वुड ऑल्सो लाइक टू से विमेन, they get busy with the children, with the job and with their husband. They forget they have a life outside. Their identity कहीं ना कहीं मदर वाइफ में ही रह जाती है, वो हटती नहीं है। या आप हस्बैंड्स का भी देखो, वर्क में और फादर और वाइफ में चली जाती है। आप अपने लिए टाइम ही नहीं लेते, आपको पता ही नहीं क्या इस पर्सन, इस फैमिली के अलावा आप क्या हो। मदर्स की लाइक, बच्चों की जो लाइक्स हो जाती है वो हो जाती है, हस्बैंड की जो लाइक होती है वो हो जाती है। हस्बैंड स्टिल हैव अ लिटिल लीवे कि वो अपना लाइक कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपनी आइडेंटिटी बनाना, चाहे आप रिलेशनशिप में आप अच्छे चल रहे हैं नहीं चल रहा। तो अब मतलब ये तो चलो चीटिंग की बात है, आपको लगता है चीटिंग एक चॉइस है? आई थिंक इट इज़। आपको पता, चॉइस इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो पर्सन कर रहा है वो दूसरे बारे में सोच ही नहीं रहा, वो अपने पार्टनर के बारे में सोच नहीं रहा कि वो पार्टनर को हर्ट, वो अभी अपना सोच रहा है। मतलब कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मतलब दूसरे इंसान के पास कोई चॉइस ही ना हो कुछ करने के लिए, उसको चीटिंग ही करनी पड़े, ऐसा आपको लगता है कुछ हो सकता है? बिकॉज ज़्यादातर चीटिंग केसेस में इंसान बाद में रोते पिटते यही बोलता है कि बस बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मतलब माफ़ करते वापस वाइफ के पास ही आना है। बट बोलते हैं कि मैं बस कोई ऑप्शन ही नहीं थी, बस हो गया, बस हो गया। मतलब ऐसा कैसे हो जाता है? आई बिलीव, जैसे और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, दिस इज स्टिल डिबेटेबल, आई बिलीव वी एज पीपल, हमारे में एक मॉरल कंपस होता है। हमें पता है एक चीज़ गलत है और एक चीज़ अच्छी है। अब वो हमारे ऊपर है, हम उस गलत को देखना चाहते हैं कि नहीं। अब चीटिंग जो कर रहा है, जो शादी में, उसको पता है वो गलत है, आपको मॉरली पता है। अगर आपका खुद भी मॉरल कंपस सही नहीं है, आप सोसाइटी में देखो, आपको पता है वो गलत है। पर द सैड रियलिटी इज कि लोग बोलते हैं तो कॉमन है ना, हस्बैंड तो करते हैं। वो जो वैलिडेशन मिल जाती है, वो पर्सन को भी लगता है करके क्या होगा, वापस माफ़ी मांग लूंगा, माफ़ तो कर देगी। तो वो पर्सन को पता है, पर उसको वैलिडेशन भी मिल रहा है, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। अब कितने होते हैं, मैंने देखा है, एक थी, उनका हस्बैंड ने उनसे छुपाया, उसकी पूरी लड़के की फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, लड़के को, कि क्या हो गया, कर दिया तो लड़के तो करते हैं। लड़के की फैमिली चीटिंग को सपोर्ट कर रही है कि करते हैं, क्या हो गया। सो व्हेन यू गेटिंग वैलिडेशन, यू नो दिस इज रॉन्ग, आपको पता है ये चीज़ गलत है, पर आपको पता लोग समाज फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही होगी कि बच्चे ने वही सीखा। पर आप वैसे भी देखिए ना, कितनी बार होता है कि लड़की की मदर भी उसको समझाती है, यार लड़के तो करते हैं, हस्बैंड्स तो करते हैं, यार क्या हो गया, ही इज सपोर्टिंग यू ना, अच्छा फादर है, अच्छा हस्बैंड है, तो ये तो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लड़कों को अगर ये वैलिडेशन भी मिलती है तो उनका मॉरल कंपस भी हट जाता है। पर कहीं ना कहीं आई बिलीव, एज आई सेड, कि एवरीबडी नोज कि क्या गलत है क्या सही है। इवन अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अब्यूजिंग समबडी, उनको पता है गलत है, तभी तो वो छुपा के कर रहे हैं ना। तो एवरीबडी नोज इट्स रॉन्ग, इट्स अ चॉइस दैट यू मेक। क्योंकि ये चॉइस होता है कि आउटसाइड मैरिज या आउटसाइड रिलेशनशिप में किसी को देखना। अभी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं हम, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार रहा है, लाश के बहुत सारे टुकड़े कर रहा है, इधर इधर जंगल में अलग अलग जगह पे फेंक रहा है। कोई पत्नी अपने पति को मार रही है। मतलब कैसे कोई किसी का मर्डर प्लान कर सकता है? मतलब अपनी बॉयफ्रेंड का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का। मतलब हम तो मीडिया में हैं
और ऐसे केसेस हर रोज़ सुनते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई किसी को कैसे जान से मार सकता है। एक तो जो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केसेस आए थे, जो आफ्ताब वाला जो था, उसमें उसने उसको करा, उसने पहले ये चीज़ें होती हैं, अ पर्सन एक सोशियोपैथ बोला जाता है। तो सोशियोपैथ हमारे ना, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं, हमारे पास ना एक चीज़ है जो हमारे इम्पल्सेस को रोकता है। आप जैसे किसी को थप्पड़ मारना चाहते हो, नहीं मारोगे, आपके इम्पल्सेस आपको है कि इम्पल्स से आपको मारना है, पर अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन विल मेक यू स्टॉप कि नहीं, यू डोंट हिट। अब कुछ सोशियोपैथ्स होते हैं जिनके पास वो चीज़ होती ही नहीं है। जैसे अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल सीरियल किलर्स भी थे, टेड बंडी, ये सारे जो सीरियल किलर थे, आपके पास वो मॉरल कंपस नहीं है, आपके पास वो इम्पल्स रोकने का नहीं है, और ना इमोशनल कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड कि आपको दुख होगा या कुछ गलत चीज़ कर रहे हो। तो ये दो बट चीज़ें। सीरियल किलर तो चलो किसी की सुपारी लेके किसी का मर्डर कर रहा है, बट आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हाँ, हो, तो मतलब आपने उसको प्यार किया एक टाइम पे, आप उसको तो यही जान से मार चीज़ रहे हो। बोल रही, दो चीज़ें हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें ब्रेन नहीं करता, दीज पीपल दे कैन, वो अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नहीं, आपके अमंग भी रह रहे होंगे कि होता एक पार्ट नहीं होता, वो उस पर पूरी लाइफ कर लेते हैं, वो अपने आप को उस पोजीशन में डालते हैं, उनको रिकग्नाइज हो जाता है। अब कितने तो एंटी, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? आपको पता ही नहीं चला करता है, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, बट वो सर्टेन चीज़ें होती है जो क्लोज में रहते हैं, दे नो। अब जैसे ये वाला जो केस था, इसमें ही स्टार्टेड लव बॉम्बिंग हर, उनको आइसोलेट कर दिया सबसे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, और फिर गुस्सा एक ऐसा है जो कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये होता है, जो मारते हैं एक दूसरे को, समटाइम्स इसमें गुस्सा भी होता है, उस पर्सन में इतना गुस्सा है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब जैसे इसमें भी था, वो बहुत बार पुलिस पे गई थी, उन्होंने लिखवाया था, उनको पता था कि ही इज़ दिस काइंड ऑफ पर्सन, उनको पता आ गया था कि इसमें गुस्सा है। तो सबसे पहले गुस्सा जिसको आता है, गुस्से में आप कोई चीज़ ऐसी कर देते हो आपको पता भी नहीं चलता। कुछ लोगों को होता है ना ऐसा गुस्सा जो हाथ कांपते हैं पूरा, वो कहते हैं हमें आगे गुस्से के आगे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है पर ऐसा नहीं होता है कि जैसे हाथ कांप रहे हैं कुछ, मतलब गुस्सा आता है और गुस्से में मैं डांट देती हूँ किसी को या गुस्से से बोल देती हूँ, बट देन 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ऐसा होता है कि यार चल थोड़ा प्यार से बिकॉज आपको पता है ना कि आपने किया, ठीक है, अब वो चीज़ गुस्सा हट गया, तो लेट देम नो कि अब गुस्सा नहीं है, इट्स ओके, हो गया। पर इन लोगों के साथ क्या होता है, जो पार्टनर होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, जैसे मैं कह रहा हूँ व्हाई यू नॉट लिविंग लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि उनको ना लाइफ में दुख होता है, जैसे ये ड्रम वाला जो केस हुआ था, उनको लगा कि उस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में दुख है, तो इसको मार देती, इसको ख़त्म करती हूँ। ख़त्म करने के बाद रियलाइज हो वो दुख तो अभी भी है। लोग क्या होता है ना, अपना एक तो इमोशन मिसप्लेस करके अपने पार्टनर पे डाल देते हैं, या अपने पार्टनर को ऑब्जेक्ट समझते हैं। अब कितनी बार होता है कि बोलते हैं हम उस पर गुस्सा आ रहा था, वो सही नहीं थी, उससे मेरी लाइफ खराब कर दी। उनको लगता है डाइवोर्स करोगे इतना चलेगा, ये पर्सन यहाँ पे होगा, अभी भी मेरे से लिंक्ड होगा, इसको मार दो। वो ये रियलाइज नहीं करते, मार के आपने और अपनी लाइफ खराब कर ली है। क्योंकि एक बार क्या होता है, पैटर्न शुरू होता है ना, लोग टीवी पे देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, मतलब आप देखो ना उस केस के बाद तो धड़ाधड़ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें पति मार रहा है, पत्नी मार रही है, बॉयफ्रेंड मार रहा है, कोई हनीमून पे लेके जाके मार रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, मतलब पर इसके पीछे सर्कमस्टांस भी होते हैं। जो हनीमून पे करा उनको बाद में पता चला पेरेंट्स ने फोर्स किया शादी के लिए। ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है आजकल के एटलीस्ट टाइम में अंडरस्टैंड करना, कि अगर किसी का पार्टनर है ऑलरेडी, आप उसको फोर्स मत करो, क्योंकि पीपल अब इतनी लेंथ्स पे जा रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। अपने शादी के लिए मना करना ज़्यादा इजी होता ना किसी का मर्डर करने से, मतलब वही इतनी तो प्लानिंग करने से। एग्जैक्टली वही तो चीज़ है। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ ट्रू, बट उसमें कहते हैं फादर फोर्स, बोला हार्ट अटैक आ जाएगा। पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आधी ये चीज़ें इसी में ही हो रही है। अब आप ये देखिए, जो पिछले वो काटने वाला था, पेरेंट्स हट गए थे, कोई इसके साथ था नहीं, तो उसको भी पता था इसका कोई है नहीं, मार के ख़त्म कर दो। तो मारना उनको लगता है कि एक बार मार दो ना तो वो चीज़ हट जाएगी, सब प्रॉब्लम का सल्यूशन। पर दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अभी भी क्या है ना, अब सब इसके बारे में बात करते हैं, सब रिपोर्ट करते हैं, सब बोलते हैं, सब चैनल्स यूट्यूब में हर जगह, पर कोई इसके रिप्रिकॉशंस तो नहीं बताता ना, कोई उनको बताता तो नहीं है इसके बाद क्या होगा। अब किसी को पता नहीं है कि आफ्ताब का क्या चल रहा है, उसको फांसी लग रही है, उसको क्या हो रहा है, या ये ड्रम वाला भी केस। लोगों को एक्साइटमेंट मिलती है, उसके पीछे का नहीं दिखता, और कोई फॉलो अप भी नहीं करता है, टाइम नहीं है किसी के पास। और ब्रेन ऐसी चीज़ है कि अगर कोई हम चीज़ देख रहे हैं, हमको पता है अरे उसने अपने हस्बैंड को मारा, मेरा भी है, मुझे परेशान करता है, कितने इजीली आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। उसने मार दिया, उसको बाद में रियलाइज, उसको अभी उसका दिखाएंगे टीवी पे कि उसने मार दिया, पर उसके बाद तो पता नहीं ना क्या हुआ उसका। पीपल थिंक कि बहुत ईजी है निकलना।
एक बार आप इस जड़ को ख़त्म कर दोगे, वो चीज़ हट जाएगी। मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कितना गुस्सा है उस पर्सन में, उस पर्सन के अगेंस्ट कि वो उसको ख़त्म करना चाहता है, वो एंगर। तो बहुत ये सारे ना आपको पैटर्न्स दिखते हैं। ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि लेडीज़ और मैन दोनों को समझना चाहिए टॉक्सिक बिहेवियर क्या होता है, क्या साइंस होते हैं। गुस्सा, कितना गुस्सा है उस पर्सन में, कितना गुस्सा टॉलरेबल है और कितना गुस्सा मतलब ये लाइन क्रॉस हो गई, नहीं होनी एग्जैक्टली वो बाउंड्रीज नहीं है रिलेशनशिप्स में। और आपको सबसे अलग रखा जा रहा है, आपकी फैमिली को आपसे दूर करा जा रहा है, आपको कंट्रोल करा जा रहा है, आपके फोन्स चेक हो रहे हैं। एक हेल्दी वे में होता है जो पार्टनर्स एक दूसरे के करते हैं, या कुछ एक उस वे में होता है कि फोन ले लिया, किसको कर रही करना हेल्दी है। कितना हेल्दी मानते हो? आई डोंट बिलीव इन इट पर्सनली, आई डोंट बिलीव इन इट, बट आजकल एवरीबडी इज डूइंग इट, नोबडी इज रेडी टू अंडरस्टैंड कि नहीं करो फोन चेक। सबको अब सब अपने ना कॉशन में रहते हैं कि फोन चेक करके एटलीस्ट कुछ तो पता चलेगा। मतलब ये बहुत ही इनिशियली नहीं होता था, मतलब लाइक जब नया नया कोई अफेयर चल रहा है तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं जी, बाद में होते हैं या फिर कम नहीं हो होती जाती हैं। हैं, शादियों में मैंने देखी है, ऐसे काउंसलिंग आते हैं में। आपके पास हाँ केसेस? जी, फोन चेक होता है, इंस्टाग्राम में कितना लाइक किसको मिल रहा है, कितनी चीज़ें किसको हो रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ दोनों का दिखता है। वेदर गर्ल वो कुछ भी कर रही है पर लड़के को लाइक नहीं करना चाहिए, फ़ोन चेक हो रहा है। आपको ट्रस्ट नहीं होता ना रिलेशनशिप में। आजकल लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? अब यही चीज़ है, यू सी सोशल मीडिया सबको है कि अब चीटिंग नॉर्मलाइज हो गई। अब कितना देखो चीटिंग नॉर्मलाइज हो गई है, वाइफ एक्सेप्ट कर लेती है, गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती है, कोई नहीं होता है, ओपन रिलेशनशिप्स आ गए हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। पर जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स अभी भी हैं उसमें ट्रस्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीट कर लेगा, उसको लगता है वो चीट कर लेगी। सो व्हाट कैन बी डन आई थिंक टू बिल्ड द ट्रस्ट, टू बिल्ड द रिलेशनशिप और उसको और स्ट्रॉन्ग करने आई के एम गोना से कम्युनिकेशन अगेन क्योंकि क्या है ना, आपको बाउंड्रीज बनानी चाहिए रिलेशनशिप क्योंकि आप भी तो सारी बातें कम्युनिकेशन से ही सॉर्ट करते हो। एग्जैक्टली आजकल के टाइम में ना बाउंड्रीज नहीं बनती रिलेशनशिप में। वो लगता है कि जो तेरा वो मेरा, हम रिलेशनशिप में, शादी है, वॉट एवर यू हैव वो मेरा है, तुम्हारा फोन आई विल चेक, ये सब। पर बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी थे। हेल्दी रिलेशनशिप्स उनमें बाउंड्रीज होती है, जैसे कि इतने से इतना टाइम मेरा है, ये फ़ोन आप ऐसे चेक मत करो, यू नो माई पासवर्ड बट डोंट चेक इट, बिकॉज तो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए रिलेशनशिप्स डाइवोर्स भी हो रहे हैं, इसलिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, इसलिए चीटिंग हो रही है, इसलिए ट्रस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि ट्रस्ट में क्या है ना, आपको दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत सब कुछ अपना देना पड़ता है। टू नो कि अगर वो पर्सन के हाथ में नाइफ है, वो आपको नहीं स्टैब करेगा, आपको नहीं मारेगा। लोग वो ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ट्रू नहीं है। क्योंकि कितना है, आप देखिए कि फ्रेंड्स है लोगों के, आप रिलेशनशिप्स, मैंने अभी देखा है, एक का था, एक का फ्रेंड थे, हस्बैंड ने बोला मत रखो, उन्होंने कहा नहीं मुझे रखना है, मेरा योगा इंस्ट्रक्टर है, रिलेशनशिप खराब हो गया। तो वो जो बाउंड्री मैंने कहा, अगर रील्स भी ऐसे बनाते हैं ना, जो कहते हैं कि एक लड़की है, एक उसका पति है, एक उसका फीमेल बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकती, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस बेस्ट फ्रेंड को दी जाती है। सी इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो कुछ ज़्यादा ही सिक्योर होते हैं अपने अंदर। इस सिक्योर की भी बात नहीं है इसमें, सम पीपल आर ओके विद कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, सम पीपल आर नॉट। तो एज अ पर्सन इन अ रिलेशनशिप आप वो बाउंड्री क्रिएट कर लो, आप उसको बोल दो कि व्हाट इज ओके विद यू, लेट्स वर्क दैट आउट, कि फ्रेंडशिप ना खत्म हो। वही जैसे मैंने कहा बाउंड्रीज, आजकल रिलेशनशिप में बाउंड्रीज नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज होना चाहिए कि यू कैन नॉट स्पीक टू मी दिस वे। अब क्या है, लोग ऐसे बात करते हैं, सॉरी बोलते नॉर्मल हो जाता है आपकी। आई फील एक बार किसी ने जिस वे से आपसे बात करी, आपने अगर उधर नहीं रोका तो वो रिस्पेक्ट उतनी की उतनी ही रहेगी आपकी, वो हटेगी नहीं। तो वो पर्सन को एक राइट मिल जाता है कि मैं ऐसे बात करूंगा, ऐसे करूंगा, और उसके बाद सॉरी बोल दूंगा, मान जाएंगे। कितनी बार डोमेस्टिक वायलेंस भी तो ऐसे ही होता है कि आई विल चेंज। पर वो मैं देख रही हूँ इतनी फीमेल्स हैं, उनके पति मार रहे हैं, लगातार मार खा रही हैं, फिर उसी मैरिज में वापस जा रही हैं। यही जैसे मैंने कहा, एक तो चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसका वर्थ नहीं है, उनको लगता है मेरा हक है, मुझे मारो, मैं गलत करती हूँ तभी मेरे को मारते हैं। कितनी विमेन है आप देखिए, उनका यही होता है कि कोई नहीं यार, मैंने कुछ गलत ही किया होगा, इसलिए। पर कई लड़ना भी चाहती हैं, बट देन उन्हें पता है कुछ है ही नहीं, सब करियर छोड़ दिया, हाउसवाइफ बन गई, बच्चे संभाल रही हैं, मायके में कोई अब सपोर्ट करने को तैयार नहीं है वो। और दूसरा उनको ये हो जाता है कि अब यही है लाइफ, इसके सिवा कोई है नहीं। एक डर,
एक ना डर बैठ जाता है कि इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाओगे? या मैं इसको छोड़ भी सकती हूँ, कहता है ये चेंज होगा, वो होप, फॉल्स होप, दैट्स हाउ इट Right. स्टार्ट्स, राइट? बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू, इवन इफ अ पर्सन जो कोमा में, हमें फॉल्स होप होगा उठेगा, ठीक हो जाएगा। राइट? तो ये एक फॉल्स होप डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में बहुत डिफिकल्ट होता है वुमेन को छोड़ना, क्योंकि उनको एक फॉल्स होप आता है, उनको लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, उनको लगता है कि हाँ, हर कोई बोलता है छोड़ दो, ईजी नहीं होता। राइट। आप इतने, आपको इतना, आपकी सेल्फ वर्थ इतनी नीचे कर दिया है कि आप तो, एक तो खुद पे भरोसा नहीं है आपको, आपको खुद लगता है कि आप उसी के लायक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कोई आपको रोज कुछ ना कुछ बोलेगा, आप उस पर बिलीव करोगे, ह्यूमन नेचर है। अगर आप रोज उठोगे, आपको कोई बोलेगा आप अमेजिंग हो, आप बहुत अच्छे हो, आप उसको बिलीव करोगे। अब जैसे लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है क्या? एग्जैक्टली, अगर एक मैंने कहानी सुनी थी कहीं से कि एक पेड़ किसी को काटना था, बट वो काटना अलाउड नहीं था, तो सब लोग मिलके रोज पेड़ के बाहर खड़े होते थे, उसको गालियां देते थे, उसको कर्स करते थे। कुछ दिन में सूखने लग गया, अपने आप गिर गया। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी है बहुत फेमस, चावलों के साथ किया था। 3 चावल थे पानी में, एक को बहुत अच्छा बोलते थे, एक को बहुत बुरा, और एक को निग्लेक्ट। वो जो निग्लेक्ट था वो भी खराब हुआ, जिसको बुरा बोलते थे वो तो एकदम ही खराब हो गया, और जिसको अच्छा बोलो वो कभी खराब नहीं हुआ, उसको खराब नहीं हुआ। सो वर्ड्स की वैल्यू होती है, लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप लिखोगे, अगर आप सेल्फ मैनिफेस्टेशंस करोगे, एफर्मेशंस करोगे, उसका फ़र्क होता है। क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है, आई नो स्टार्टिंग में बोलते हैं लगता फालतू है, क्या वर्ड से क्या होगा, पर चेंजेस देखे हैं मैंने लोगों में। अगर आप रोज़ अपने आप को शीशे के सामने बोल रहे हो आई एम द बेस्ट फॉर 1 मिनट, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट। अगर आप देखिए, एक बच्चा है क्लास में अच्छा नहीं करता, उसको रोज टीचर बोलती तुम नालायक हो, तुम ये हो, ही स्टार्ट्स बिलीविंग इट। चाहे वो अच्छा कर भी रहा हो, वो खराब करने लग गया है, क्योंकि वर्ड्स और हमारा ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है। तो अगर आप किसी को एक ही चीज़ लगातार रोज बोलोगे, वो उस पर विश्वास करेगा ही। कॉन्शियस ब्रेन ना करे, सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारा मेन ड्राइवर सबकॉन्शियस होता है। तो आपका अगर सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गया तो आपकी बॉडी भी वैसी हो जाएगी। अब कितने लोग हैं, आपने देखा होगा, एक यहाँ पे था, एक ये साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने अपने क्लाइंट से बात किया, उस क्लाइंट्स के एक ट्यूमर था, उन्होंने उससे बात किया, उसको बोला अपने आप को आप रोज़ बोलो आप हेल्दी हो, डाइट पे काम किया, मेडिसिन पे, और उनका जो भी ट्रॉमा था उस पर, ग्रेजुअली दैट ट्यूमर बिकेम स्मॉल। वाई? उन्होंने एफर्मेशंस करी तो मेंटली स्ट्रांग हुई, उन्होंने अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू किया, मेडिकेशन, एक्सरसाइज सब किया, दूसरा जो भी उनको हर्ट था, ट्रॉमा था, उस पर काम किया, तो सारी जो नेगेटिविटी थी वो तो चली गई ना। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कितने होते हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ लोग एफर्मेशंस ये सब करवाते हैं, क्योंकि डिफरेंस दिखता है। ये नहीं कि कैंसर चला जाता है, बट मेंटल हेल्थ जैसी ही ठीक होती है, फिजिकली दे फील लॉट बेटर। राइट। तो मतलब मेंटल हेल्थ ही सब कुछ है, यही ड्राइव करते हैं एक इंसान को। लेकिन हाउ डू वी नो कि भाई दिस पर्सन इज हेल्दी, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल बढ़िया है, और इस शख्स में कोई प्रॉब्लम है और कहीं पे काम करने की ज़रूरत है? यू नो दैट्स द थिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, 2 चीज़ें, एक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्सन खराब है, क्योंकि फिजिकली तो आपको दिखेगा नहीं, दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ इज क्या वेरी हम खुद इंपॉर्टेंट। एनालाइज कर सकते हैं? मतलब मैं खुद क्या एनालाइज कर सकती हूँ यार, मुझे कब किसी से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत है, या मुझे कब जाना पड़ेगा और डॉक्टर भावना से बात करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम हो रही है यार, कुछ तो सोल्यूशन करो। एक तो जैसे आपको फील हो रहा है कि आप दुखी हो, या आपका मन नहीं लग रहा चीज़ों में, या कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, लोग अपने आप को खुश मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पर वो रोड पे जा रहे हैं, सडनली उनका देखा गाड़ी के सामने कूद जाऊं, एंड देन दे लाइक अरे ये तो ऐसी थॉट। आपके कोई भी इमोशंस बिना वजह नहीं आते। ओके। आप देखिए, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये नॉर्मल है, किसी दिन आपको दुखी होता है, किसी दिन स्ट्रेस होता है, किसी दिन ये होता है, पर कई बार ना वो चीज़ें अगर चलती रहें, आपका मन हट रहा है चीज़ों से, आपको खाना नहीं खाना, या बहुत सारा खा रहे हो, आप सो रहे हो या बहुत सारा सो रहे हो, या तो बिल्कुल ही नहीं सो रहे, या आप सोते हुए भी ढंग से रेस्ट नहीं ले पा रहे हो। मैं बीच में रोकूंगी, क्योंकि सोने की जैसे आप बात कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं कि 8-10 घंटे सो रहे हैं, पर सुबह उठ रहे हैं और कह रहे हैं यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, मतलब मैं सो नहीं पाया, मतलब सोया लेकिन ऐसा लग रहा है सोया ही नहीं।
दैट्स द थिंग, या तो स्ट्रेस या तो मेंटली यू आर नॉट फीलिंग वेल। स्ट्रेस है, एंजाइटी है। जिनको स्ट्रेस एंजाइटी जैसे डिप्रेशन में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोते हैं क्योंकि मेंटली आप इतने टायर्ड हो, पर उठने के बाद भी आप टायर्ड हो क्योंकि मेंटली आपका दिमाग चल रहा है ना, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ही है, आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस होता है कई बार कि आपको नींद नहीं आ रही, या तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस है उसको वर्कआउट करो, या कोई डीपर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी ना बॉडी शो करने लग जाती है। बहुत लोग ना इस चीज़ को जानते नहीं है कि मेंटली हम जब परेशान होते हैं फिजिकली हमारी बॉडी में दिखता है। अब कितने लोग हैं कि जिनको डिप्रेशन होता है वो खाना छोड़ देते हैं, उनका वेट गिरता रहता है बहुत ज़्यादा, उनको सिवियर माइग्रेन, बैक एक, इतना सिवियर चीज़ें होती हैं। So migraine is also related to this Sometimes it mental can health? be if you are mentally so sad, if you're in that zone, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सैड ही हो ना, आप नेगेटिव सोच रहे हो कि आपको किसी में मन ही नहीं लग तो रहा, आप मतलब बैठे हो। सोच क्या हमारे हाथ में है, मतलब अगर मैं सोचूं भाई मैं परेशान ही हूँ, मैं परेशान हूँ, तो मतलब क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं परेशान ही रहूँ, या फिर मैं उस परेशानी के टाइम पे भी खुश रह सकती हूँ? नहीं, पता है क्या, इसमें आपके हाथ में है कि आप उस परेशानी को कैसे हटा सकते हो। दो चीज़ें, या तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, या तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप उसका सोल्यूशन निकालो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, पर आप अपना दिमाग कहीं और लगाओ, वीडियोस देखो या बाहर वॉक पे जाओ, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ सोचते हैं ना, वो हमारे अंदर बैठ जाती है, और वो अंदर बैठ के क्या आपका मूड और सैड करती है। तो एज ए सेड कि बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, फिजिकली आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, आपकी नींद खराब होगी, रेस्ट ही नहीं मिलेगा ना। अगर आप कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन में हो, आप कॉन्स्टेंटली सैड हो, तो मतलब ऐसा भी रहता है कि हमारे इमोशंस क्या हमें किसी के साथ बुरा बिहेव करने में हेल्प करते हैं, या फिर मतलब नुकसान देते हैं? मतलब जैसे मैं गुस्से में हूँ तो मेरे सामने जो भी आएंगे 4-5 लोग, मैं सबसे गुस्से से ही बात करूँगी, बदतमीजी से ही बात करूँगी, फ्रस्ट्रेटेड रहूँगी, या मैं मतलब अच्छा नहीं करूँगी उनके साथ कुछ भी। या इफ़ आई एम हैप्पी, मेरे सामने कोई कितनी बड़ा कांड करके आ जाएगा कि ये हो गया, सो मैं कहूँगी चल कोई बात नहीं, मतलब प्यार से हैंडल कर लेंगे। सो हमारी डिसीजन मेकिंग कितना इफेक्ट करती है हमारे इमोशनल बैलेंस को? देखिए, इमोशंस हमारी सब कुछ इमोशन से बना है, हमारा ब्रेन भी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब, अमिगडाला, हमारा सारा हार्मोन, इमोशन, कॉर्टिसोल, ये सारे हार्मोन्स वगैरह ये सारे काम करते हैं। जो लोग बोलते हैं लॉजिकल, इसमें भी डिसीजन मेकिंग लॉजिकल में भी आपके एक सर्टेन हार्मोन्स आते हैं। हमारे इमोशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो ड्राइवर हैं हमारे सबका। लोग क्या है ना, इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना देख के ट्राई करते हैं कि वो कैसे ना कैसे करके लॉजिकल आंसर देखें, पर लॉजिक में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, आप इमोशंस को इग्नोर करना चाहते हो, लॉजिकल आंसर लेना चाहते हो, आपका आंसर भी सही नहीं निकलता। तो बहुत ज़रूरी है लोगों को इमोशंस को भी फैक्टर इन करना। अब जैसे गुस्से की बात है, अब कोई गुस्से में होता है, जैसे किसी ने उसको हर्ट किया, आप गुस्से में आप जो गुस्सा करोगे आप उसी वे में करोगे कि उसको हर्ट हो। मतलब किसी बात पे भी गुस्सा आ जाता है, तो खाना अच्छा नहीं बना, गुस्सा आ गया, खाना हमारी पसंद का नहीं बना, गुस्सा आ गया, खाने में मिर्ची डल गई, गुस्सा आ गया, कैब लेट हो गई, गुस्सा आ गया, शर्ट आयरन नहीं है, गुस्सा आ गया, मतलब किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वही ना, तो इरिटेशन होती है कि ये इस वे में करना क्यों नहीं, पर उसमें आपको बैठ के सोचना पड़ता है, यार अब हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैब लेट है, नाउ you're एंग्री, राइट? इफ यू स्टार्ट विद एंग्री, आपका पूरा दिन ही खराब जाएगा। ये होता है ना, सुबह सुबह पहली चीज ही खराब हो गई, वो सोचेगा ना यार मेरे को ऑफिस पहुंचना 10 बजे, वही कैब ही इतने 15 मिनट वही चीज है ना। अब क्या कर सकते हो, आप कैब वाले खुद तो ड्राइव करके कैब को ला नहीं सकते, आपको वेट तो उतना ही करना पड़ेगा। वो रीजनिंग, जैसे लॉजिक की बात हुई ना, वो रीजनिंग लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, हम गुस्से कोई भी इमोशन में बैठ के सोचते नहीं, रीजनिंग नहीं लाते। अब कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि जो ये कितना संभला हुआ है, कितना सुलझा हुआ है, बिकॉज यू हैव टू सिट एंड रीजन। हैप्पी होते हो तो ठीक है, स्ट्रेस है उसमें भी आपको रीजन करने की जरूरत है। आपको रीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अब लोग कितनी बार है, पीपल वांट टू कमिट सुसाइड कि नहीं चल रहा, पर आपको बैठ के चीज़ें समझने की कोशिश या हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे को ये जानना है, अभी जैसे हमने सुसाइड का जिक्र ही किया, मतलब बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है इससे बड़ा बोल्ड स्टेप कोई आप उठा नहीं सकते हो, बिकॉज आप मतलब अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये ब्लेड पड़ा है, मैंने अगर इसको भी गलत ढंग से उठा लिया, मेरे को कट लग जाएगा, मेरा हाथ से खून आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स गोना हर्ट यू अल्टीमेटली। बट देन सुसाइड जैसा कदम उठा लेना, अगर उस वक्त कोई आपके पास आए, आपसे बात कर ले, या एक टाइट से जप्फी दे दे, कितना फ़र्क पड़ सकता है? बहुत पड़ता है। आप ये देखिए, वो पर्सन
पहले तो सुसाइड करना ये नहीं होता, बहुत बार जितने भी सर्वेज हुए हैं सब हुए हैं कि दे वांट टू डाई, दे वांट टू एस्केप, उनको उस चीज़ से हटना है जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उससे उनको हटना है, वो मरना नहीं चाहते हैं, वो इतना परेशान है कि उनको एंड रिजल्ट यही दिखता है कि ख़त्म करके ही ये चीज़ हटेगी। अगर आप कोटा के भी देखिए जो बच्चे हैं वो मरना नहीं चाहते, वो अपने पेरेंट्स का, जो छोटे उससे आए हैं, अपने पेरेंट्स का दुख हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात, जो सुसाइड करने का सोचता है वो ऐसे पॉइंट पे अपनी लाइफ पे कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो किसी की नहीं सुनेगा, पर किसी को साथ रहना पड़ेगा। जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी होती है कोई साथ बैठ के बोले कि कोई नहीं, वी आर देयर विद यू, क्योंकि आधे टाइम सुसाइड होता है जब वो अकेले अपने आप को मानते हैं, चाहे फैमिली भी है पर वो अकेले अपने आप को मान रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते लोग कि अगर आप कोई अपने आप को ख़त्म करना चाह रहा है, वो उस चीज़ से भागना चाह रहा है, अगर एक बार कोई उसके साथ बैठ के उसको बोले कि यू आर नॉट अलोन, या उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे तो समझेंगे। क्योंकि जो पर्सन इस पोजीशन पे पहुंचता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी, टूटा हुआ होता है। क्योंकि कोई भी इस पोजीशन पे पहुंचना नहीं चाहता। अभी आप किसी से पूछे, कोई मरना नहीं चाहता, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता, पर वो ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि उनको और कोई चारा दिखता नहीं है। और कई बार हमारी इमोशंस ना हमारे लिए इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें और कोई रास्ते दिखते भी नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है यार मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मतलब मैं अपनी चीज़ें ना कोई शेयर कर नहीं सकता किसी और के साथ। या कुछ लोग ऐसा होता है ना कि सिर्फ घुट घुट के मर जाएंगे, लेकिन एक बार बोलेंगे नहीं कि यार तूने ऐसा किया तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ इस बात के लिए। तो वो चीज़ ज़रूरी है। या तो देखिए कुछ लोग तो बहुत बिल्कुल ही नहीं कर पाते, तो या तो वो डायरी में लिखें। मतलब दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको लग रहा है नहीं यार मैं नहीं बोल सकता, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता, मैं घुट घुट के मर जाऊंगा, बस मैं बोलूंगा नहीं किसी को कि मुझे हेल्प चाहिए। तो वही तो चीज़, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज बॉटल इन जब हम करते हैं, अब ये एक्चुअल में रियलिटी है, जब हम अपने अंदर इमोशंस रखते हैं, जैसे ये वाली बात है कि हर्ट किया, मैं नहीं, आपको बीमारियां हो जाती हैं। देयर हैव बीन अ स्टडी कि कैंसर एंड ग्रीफ, कोई जो दुख में रहते, कोई मर गया, उसके दुख में ही है, दुख में ही है, दुख में ही हो, कैंसर हो जाता है। क्योंकि एज आई सेड, मेंटली और फिजिकली आपकी बॉडी कनेक्टेड है। कितने लोगों को बीमारियां हो गई हैं क्योंकि वो इतने दुख में है या इतने उसमें है कि अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि आपके फिजिकल बॉडी में अफेक्ट होने लग जाता है। तो वो चीज़ अभी भी लोगों को नहीं पता। अगर आप जितना अंदर दबा के रखोगे आपको उतनी प्रॉब्लम आएगी। अब कुछ लोगों को अर्टिकेरिया हो जाता है, जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, फ्लेयर अप हो जाता है। कुछ को, जैसे मैंने कहा, माइग्रेन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और भी कितनी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि आप अंदर रख रहे हो। जब आप, ऐसा होता है ना, जब प्रेशर बढ़ता जाता है, कुकर भी फट जाता है। सो हमारी बॉडी भी ऐसी है। लोग ये चीज़ समझते नहीं, उनको लगता है अंदर दबा के रखोगे कुछ नहीं होगा, पर आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। अब कितने लोग हैं जिनको वो होने लग जाता है, दे स्टार्ट लूजिंग वेट, खाना बंद, सोना बंद, सब बंद, आप खुद अंदर दिखने लग जाता है, गुस्सा आना, इरिटेशन होना। ऐसा भी होता है कि आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, बट आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो मतलब दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन। हाँ, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग, या एक्स्ट्रा सोना, जैसे डिप्रेशन में होता है एक्स्ट्रा सोना कई बार, ये सब जो है ये साइंस हैं। क्योंकि आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे, तो आपके हाथ में जो है आप उसको करना चाह रहे हो। सोने का क्या है, आपका दिमाग, आप कुछ घंटों के लिए आपके हिसाब से आप हट जाओगे, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। खाने का क्या है, आप अपनी इमोशंस खा रहे हो। खाने और ब्रेन का क्या है कि आप कुछ टेस्टी खाते हो तो एक वो न्यूरो पाथ बनता है जिसमें आपको अच्छी यूफोरिया फीलिंग आती है। तो आप खा रहे हो, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, वो टेस्ट आपको अच्छा कर रहा है, तो आप एस्केप्स ढूंढ रहे हो। अब कितने लोग हैं ड्रग्स करते हैं, एक एस्केप है, वो चीज़ अच्छा फील हो रहा है, एटलीस्ट वो दुख से तो हट के फील हो रहा है। अब कितने लोग हैं जो डिप्रेशन के भी होते हैं, उसमें वो मैरिजुआना वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन पीरियड उनको एक रिलीफ दे रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे OCD का भी अगर आप देखोगे, So I was about to come on this OCD part. Is this also related to the mental health? Yes, a lot of people who have OCD, उनको एंजाइटी है, उनको जनरल एंजाइटी वो डिसऑर्डर है, उनको डिप्रेशन है, उनको प्रॉब्लम है। क्योंकि आप, वो भी वर्ड्स का ही है, अगर मैं ये हाथ दोबारा नहीं धोऊंगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मैं बहुत लोग देखे मैंने, कोई दरवाज़ा खोलना है तो पैर मार के करेंगे, पर ये सैनिटाइजर रखेंगे हाथ में, किसी चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, किसी और के कपड़े से उठा के खोल लेंगे, अपना फिंगर टच नहीं होने देंगे, अपना एल्बो से भी नहीं, या अपने कपड़े से भी नहीं। मतलब कईयों को तो इतनी सीवियर होती है कि बार बार क्लीनिंग पे क्लीनिंग करे जा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल क्लीन है लेकिन फिर भी क्लीन कर रहे हैं। कोई घर में आए तो भाई
सब स्प्रेज और ये सब कर रहे हैं, सो मतलब उनको भी मेंटल हेल्थ की कुछ इश्यूज एग्जैक्टली हैं। एक्चुअली हम क्या है इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, अरे वो तो साहब आपको नहीं पता मेंटली उनके दिमाग में चल रहा है कांस्टेंट, इफ़ यू आपने ये नहीं किया तो आपकी फैमिली के साथ कुछ हो जाएगा, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ये टूट जाएगा, आपने ये नहीं किया तो आपके साथ कुछ कुछ इतने सिवियर होते हैं कि कुछ घंटों तक वो बैठ के हिल नहीं सकते, वो स्टैचू हैं पूरे प्रॉपर ऐसे स्टैचू की तरह बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हिले तो उनकी फैमिली के साथ कुछ हो जाएगा या किसी को कैंसर हो जाए, मतलब सिवियर थॉट प्रोसेस होता है। लोग ये सब नहीं जानते कि कितना नेगेटिव चल रहा था मतलब उनके एक दो दिमाग लोग तो में। मैं जानती हूँ जिनके हाथ की फिंगर्स मैंने देखी हैं, लिटरली गल गई हैं, लिटरली गल गई हैं। उन्होंने इतने हाथ क्योंकि धो लिए, इतना सैनिटाइजर यूज कर लिया कि मतलब पूरे द क्रैक्स आर विजिबल। तो ये क्योंकि कांस्टेंट थिंकिंग चल रही है। ओसीडी भी कई बार अपने आप हो जाता है, कई बार आपको जीन जेनेटिक होता है, कई बार कोई सर्टेन चीज़ हो जाती है आपकी लाइफ में कि आपका ब्रेन बिलीव करने लग जाता है, जैसे कि आज मैंने बॉटल इधर रखी तो आज मेरा अच्छा इंटरव्यू गया, और वो गया। यू somehow start believing into it, और वो बिलीफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उस पर कर सो होने ओसीडी लगता है। में भी लाइक ओवरथिंक करते हैं। ओवर थिंक आप कॉन्स्टेंटली, जैसे अगर ये ऐसे है ठीक है, अगर मेरे को ऐसे नहीं रखा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे तो मेरा कांस्टेंट चल रहा है, मेरी गाड़ी खराब हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपना आंख नहीं हिला सकती तब तक। अब कितने होते हैं जैसे मैंने बोला स्टैचू की तरह बैठे रहते हैं घंटों, क्योंकि लोगों को ना इसकी रियलिटी नहीं पता कि कितना सिवियर और नेगेटिव है। सबसे गंदे ख्याल चल रहे होते हैं आपके दिमाग में। सो ओवरथिंकिंग अदरवाइज भी अगर ओसीडी नहीं भी हो तब भी ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली है ना? और ओवरथिंकर्स भी बहुत सारे आते होंगे आपके पास। बिल्कुल। ओवरथिंकिंग की वजह से कितनी प्रॉब्लम एक ह्यूमन लाइफ में हो सकती बहुत। आपने ट्रीज के ब्रांचेस देखे? तो जैसे एक ट्री होता है, दैट्स वन थॉट। आज फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग बड़ी चीज़ों से भी हो सकता है, छोटी चीज़ों से। सो लेट्स टेक रिलेशनशिप बिकॉज वी बीन टॉकिंग अबाउट। एक स्टेम हुआ, आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा, अब वो स्टेम एक ब्रांच निकली जहाँ पे आप करो, क्या पता उसने चीट कर लिया, फिर एक और ब्रांच निकली, चीट कर लिया, फिर मेरा क्या होगा? वो ब्रांच निकलते निकलते, कैन यू इमेजिन वो पेड़ कितना बड़ा हो गया? अच्छा, ऐसा होता है जो ओवरथिंक करता है ना, मतलब उसके जहन में पूरी कहानी बन जाती है। वही तो मैं कह मतलब रही एक हूँ, पूरी पूरा कहानी बन ट्री। जाती है कि भाई जैसे इफ आपके साथ मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, मैं आपके साथ ही सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ बिकॉज आप बिल्कुल सामने हो। जैसे हम एक रिलेशनशिप में, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो मैं सोच रही हूँ कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके पास किसी का फ़ोन आया, अगर मेरे सामने ही फ़ोन आया फिर भी मैं सोचूंगी अच्छा उस लड़की का फ़ोन आया, वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसके साथ ये घूमने चला जाएगा, इसको मुझसे प्यार नहीं है, इसको उससे प्यार हो गया है, ये मुझे छोड़ के उसके पास चला जाएगा। मतलब एक पूरी कहानी बन जाएगी और ऐसा लगेगा कि भाई वही कहानी सही है। वही ना, एक सीड से पूरा एक ट्री निकल आया। उसमें ना ये चीज़ छोड़नी पड़ती है। यू हैव टू फोर्स योर ब्रेन, आपको तेज अपने दिमाग में या तो चिल्लाना पड़ता है स्टॉप, मतलब इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, कि आप ओवर एनालाइज करते हो, आप ओवर थिंक करते हो। इसमें क्या आप सारा, और ओवर थिंक भी नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव नहीं होता। ओवर थिंक हमेशा नेगेटिव स्टेम करेगा और आपकी इनसिक्योरिटीज बनाएगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। चाहे आप रात को अकेले हो, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको कोई रीजन नहीं दिया डाउट करने का, पर वो नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, वो रिलेशनशिप खराब हो रहा है क्योंकि आप लड़ रहे हो, क्योंकि वो लड़की आपकी दोस्त है, मैंने सोच लिया है तो अब हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि मेरे तरफ से यू आर डूइंग इट, है ना? शायद नहीं भी हो रहा है, लेकिन मेरे माइंड में ऐसी इमेज है कि यू डूइंग इट, एंड वो पूरा इमेजिन हो गया है, वो प्रॉपर पिक्चर की तरह इमेजिन। आपको कॉन्शियसली अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है, एक आदत, हैबिट। वो हैबिट रुक सकती है कैसे? आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ, आपको पता आप ओवर एक्ट मतलब कर रहे हो, पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि कब आप ओवर थिंक कर रहे हो। फोन उठाया, आपका शुरू हो रहा है, आपको तभी अपने आप को रोकना, नहीं, इधर रिपीट कि नो, स्टॉप, कीप ऑन रिपीटिंग, और इधर या यू चेंज, ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन। या अगर आ भी रहा है तो उसको रीजन करो, क्योंकि हम रीजन नहीं करते। जैसे वो लड़की है, वो उसके साथ चला जाएगा, रीजन करो, क्यों जाएगा? अभी तो मेरे साथ है, जब तक है तो मैं क्यों जाएगा? हम रीजनिंग नहीं देते ना, हमारे चाहे इरेशनल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, हम कभी रीजन नहीं करते। जैसे इमोशंस को भी, जैसे ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, सो अगर रैंडमली कुछ भी कहानी है तो दैट इज ओवर थिंकिंग। बट अगर उन कहानियों के साथ देयर इज समथिंग अटैच्ड, कि उस लड़की जब डेट पे गए तो किसी का फ़ोन आ गया, किसी थर्ड पर्सन का, जिस पे आपको डाउट है, फिर आपके पार्टनर ने अपना फ़ोन छुपा लिया,
या उससे चैट कर रहा है, आपको नहीं दिखा रहा है, या उसका नंबर किसी और नाम से फीड कर लिया, सो मतलब ये इज दिस अ साइन ऑफ चीटिंग और लाइक हाइडिंग समथिंग? डेफिनेटली आई फील जब हाइड होना शुरू होता है, ये फर्स्ट साइन है रिलेशनशिप का। या तो अब बैठ के कम्युनिकेट, एज आई सेड, सिट विद देम, आस्क देम। अगर तब भी नहीं हो रहा, यू हैव टू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सी द साइंस, क्योंकि आप अपने पार्टनर को ज्यादा अच्छा जानते हो। अगर थोड़े से भी साइंस आपको दिखते हैं, या तो आप प्रॉपर उसका देखो एविडेंस है कि नहीं है, पर नो, बी अलर्ट कि अगर कुछ छुप रहा है। कंटिन्यूसली डिनाइल में ही जा रहा है, हो सब कुछ रहा है लेकिन सब कुछ डिनाइल में जा रहा है, और अपने पार्टनर को फिर कर्स करता रहे, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मतलब तो प्रॉब्लम इज फ्रॉम द अदर एंड ना। या आपको पता है, एविडेंस है आपके पास। इफ समटाइम्स यू नो योर गट, योर ब्रेन, यू दे नो, जैसे बोलते हैं ना गट फीलिंग, व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन, कहते हैं ना, वी ओनली यूज 2-3% ऑफ अ ब्रेन, ऐसे करके योर ब्रेन हैज अ लॉट ऑफ पावर, विच इज ट्रू। एज आई सेड कि फॉल्स मेमोरीज हाइड करना, तो अगर आपको दिख रहा है, आपके पास प्रूफ है, देन यू हैव टू मेक श्योर टू सेव योर सेल्फ। बिकॉज लोग क्या है ना, ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को नहीं सेव करना। अगर आप नहीं सेव करोगे, गूगल सेव कौन करेगा? इसलिए लोग थेरेपी में नहीं जाते, इसलिए लोग इतनी चीजें नहीं करते, बिकॉज मैं अपने आप को सेव करके क्या करूँ? क्यों नहीं सेव करोगे? इफ यू डोंट सेव योर सेल्फ, देन व्हाट, हाउ इज गोइंग टू वर्क? और ना मतलब ऐसा भी होता है कि लोग मानने को ही तैयार नहीं होते कि कुछ प्रॉब्लम है, भले ही उनको दिख रहा है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट यू नो फीलिंग माई सेल्फ, बट स्टिल वो कहेंगे नहीं, डिनाइल में जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं है, मतलब मैं तो ठीक हूँ। उनको एसोसिएशन कर देते हैं इस चीज़ से कि भाई लोग मुझे कहेंगे पागल है, लोग भी कुछ बोलेगा कि भाई मुझे अगर मेरे को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, सामने वाला कहेगा तू पागल हो गया है क्या, दिमाग पागल हो गया क्या, अरे पागल हो गया, अरे पागल। तो मतलब वो पागल को ऐसा मतलब यही एसोसिएट कर दे कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो मतलब सीधा इंसान पागल है। इसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो स्टिग्मा तो है ही अभी भी, जितना भी लोग बोलेंगे हम बहुत ओपन है, अभी भी लोग उस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं। दूसरा, आप देखिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि आजकल ना मेंटल हेल्थ को ऐसे बना दिया, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप डिप्रेशन में, आप में प्रॉब्लम ही है, नोबडी वांट्स टू बी विद यू, कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहता, अभी भी हो इसको डिप्रेशन है, राइट? तो एक चीज़ एक्सेप्ट करना कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो नॉर्मल डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट ही करना कि आपको डिप्रेशन है, आपको ये है, आपको वो है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज डिप्रेशन इज एन ऑनगोइंग बैटल। Any psychological problem is an ongoing battle you have to manage for the rest of your life, because it is an illness. ये फेज नहीं होता या वो नहीं, इलनेस है। अब जैसे किसी को फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन है, किसी को बिहेवियरल इशू है, किसी को बाइपोलर है, किसी को PTSD है, ऑटिज्म तो स्पेक्ट्रम में आता है, स्किज़ोफ्रेनिया। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, यू हैव टू मैनेज इट, एंड यू कैन मैनेज इट इन अ वेरी गुड वे अगर आप हेल्दी वे में कर रहे हो। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि मेरे में प्रॉब्लम। अब कितने लोग हैं जिनको कैंसर भी होता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मेंटल हेल्थ तो और भी बड़ी बात है। अगर आप किसी को बोलोगे तुम्हें डिप्रेशन, दे कैन बी सैड, वो सैड आप रह लोगे, पर जैसे उस पर टर्म आएगा सब कुछ रियल हो जाएगा। जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे थे, आप इग्नोर कर रहे थे कि मैं सैड हूँ, आप इग्नोर कर रहे थे कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप वहीं पे एक नाम आ गया, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्टेंस इतनी बड़ी चीज़ है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यही सारे ट्रॉमास जो भी इंसान के साथ होते हैं डेली लाइफ में, इनसे हील कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग भी होता है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि first of all you need to talk about it, and you talk about it even with yourself. I'm not saying talk to someone else, because जब हम बात करते हैं ना, थेरेपी क्यों चलती है? थेरेपी इसलिए चलती है क्योंकि जब दो लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, वो कॉन्वर्सेशन में बातें निकलती हैं। अब जैसे मैं आपसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारी बातें निकल रही हैं, यू आर गिविंग इनपुट, आई एम गिविंग इनपुट, समथिंग इज कमिंग अप, राइट? तो थेरेपी की ये बात होती है। बाकी आप पेपर पे भी लिखते हो, आप करते हो, तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ निकालना, क्योंकि वो अगर अंदर रह जाती है तो वो अंदर ही रह जाती है। अगर आप उस चीज़ को अब बोल रहे हो आप दुखी हो, ठीक है, किसी के साथ बचपन में कोई इंस्टेंस हुआ, आपको पता है वो इंस्टेंस से मैं दुखी हूँ, पर जैसे आप लिखना या बोलना शुरू करोगे नई इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि अगर आपका ब्रेन जो चीज़ देखता है उस पर ही विश्वास करता है। तभी लोग बोलते हैं लिख के लर्न करो, कलर थेरेपी कहते हैं, कलर से लर्न करो, क्योंकि वंस योर ब्रेन सीज, हियर्स, फील्स ऑल दीज विजुअल्स, ऑल दीज 5 सेंसेस, इट स्टार्ट्स बिलीविंग। तभी बोलते हैं राइट डाउन व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट डाउन योर प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। या तभी बोलते हैं कि टॉक
तभी थेरेपी चलती है। लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना हम बहुत वी आर वेरी स्ट्रांग, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, हम बात करके नहीं, वो अंदर रह जाता है, वो अंदर हर्ट करता रहता है। एंड आई कम फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड विद फैमिली, सो आई हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट अ हेल्दी चाइल्डहुड इज और व्हाट अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज। बिकॉज इनिशियली जब आप लाइफ स्टार्ट करते हो तो एक छोटे बच्चे से आप दुनिया में आते हो, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल न्यू होता है। सो वही न्यूनेस आगे जाके कौन सा ट्रॉमा में कब कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ इंसिडेंट कि वो ट्रॉमा में बदल जाए और आगे तक आप उसको अपने साथ लेके चलो। सो उस केसेस में कुछ ऐसे बच्चों के केसेस भी आते हैं कि आपके पास जो छोटे बच्चे कुछ बचपन के ट्रॉमाज उनके, और अब जाकर वो उसके लिए हेल्प ले रहे हैं या फिर अब वो फाइनली ट्रॉमा रिलीज कर पा रहे हैं। देखिए एक ना अभी भी दिस इज समथिंग दैट इज स्टिल बीइंग टॉक्ड अबाउट। अभी कुछ ने प्रूव करा है, कुछ नहीं, कि 25 की उम्र में हमारा ब्रेन मैच्योर होता है। तो समटाइम्स जो हमारी थिंकिंग होती है वो तब जाके मैच्योर होती है। अब क्या है इसमें ना टेक्निक्स हैं कुछ हमारे उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, जो हमारी बॉडी हमारा ब्रेन लेता है। तो एक होता है सप्रेस करना, उस चीज़ को दबा दो। एक होता है डिसएसोसिएट करना, वो मेमोरी आपकी नहीं है, वो किसी और की है, या फॉल्स मेमोरी। ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं आपके ब्रेन के, आपकी बॉडी को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि योर ब्रेन एज आई सेड बहुत इंटेलिजेंट होता है, पहले से ही फॉर्म्ड होता है। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपका ब्रेन उसको हाइड कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चा नहीं ले सकता। वंस यू आर एट अ पॉइंट वेयर योर ब्रेन इज इन अ पोजिशन दैट इट कैन फिगर इट आउट, तो आप ट्रिगर होते हो। या तो यू रिमेंबर इट ऑन योर ओन, नींद सपने ऐसे करके, या आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, कोई न्यूज़, कोई इंस्टेंस, कोई चीज़, और वो आती है। क्योंकि आपका हर एक ट्रॉमा जो बचपन से आता है वो हमेशा चलता रहेगा अगर वो हील ना हो तो। और इसमें भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों को लगता है हील होने का मतलब है कि हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम पहले थे, ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। हील का मतलब होता है कि जो आपका ट्रॉमा है आप उसके साथ जीना सीखते हो, आप उस ट्रॉमा को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हो, वो नहीं निकलता है, मतलब बस उसके साथ आप हील करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, वो आपको पेन करना बंद करता है। पर जो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, आप जो ग्रो हुए हो, वो तो वैसा ही रहेगा। आप जैसे चोट लगती है वो निशान रहता है, वो निशान तो कभी जाता नहीं है ना। तो लोग थेरेपी में इसी आधे टाइम आते ही नहीं, यही सोच के कि हम तो ठीक तो हुए नहीं। But that's not true. You learn to live. It is a time taking process जिसमें it's a lifelong thing. If you've gone through a trauma, you have to work through it for the rest of your life and you have to manage it. So अगर कोई trauma है तो for the rest of the life that person has to go to a psychologist for the therapies. See, some people can heal themselves in a sense कि वो अपने आप अपने से बातें करके लिख के कर पाते हैं। कुछ लोगों को चाहिए होता है। थेरेपिस्ट आपको एडवाइस नहीं देता। अभी भी लोगों को लगता था दे सिट विद यू, दे हेल्प यू कि आप ओपन अप करके उसकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। आप किसी से बात करोगे चीज़ें और बाहर निकलेंगी। तो वो थेरेपी लोग समझते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे लोग चाहे छोटी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आए, बट अगर वो बैठे हैं और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशंस इतनी डीप हो जाती हैं कि आप 4-5 चीज़ें और बाहर निकाल देते हो। एंड प्लस यू नो टेक्निक्स होती हैं दैट हेल्प्स यू। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो उसको, जैसे एक DTB होती है, उसमें क्या होता है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये बॉटल पकड़ लो ठंडे पानी की, वो सारा गुस्सा इधर डालो, कैसा फील हो रहा है, आप मैनेज करना सीखोगे। ग्रेजुअली आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इसको याद करना सीख लेगा। जैसे किसी को बहुत वो एंजाइटी हो रही, ओवरवेलम हो रहा है, आप गिनो रंग, रूम के कितने रंग है, कितनी चीज़ें, तो आपको ये कोपिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं। अगर ट्रॉमा भी है, अगर आपको ट्रॉमा हिट कर रहा है, उस ट्रॉमा से आप हील हो गए हो पर इट कीप्स कमिंग बैक, आई विल टीच यू और थेरेपिस्ट विल टीच यू सर्टेन थिंग्स टू मैनेज इट। ऐसा भी होता है गुस्सा आ रहा है तो पहले 10 तक गिनो, उसके बाद गुस्सा करो। एग्जैक्टली या ये वाला, क्योंकि जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिल्ड आइस क्यूब, चिल्ड वाटर हाथ में लेके, क्योंकि फीलिंग सारा उधर चला जाएगा कि मुझे ठंडा लग रहा है, तो उधर गुस्से में नहीं जाएगा। राइट। तो ये टेक्निक्स आप सीखते हो, you divert your mind somewhere else. Exactly. And as I said about trauma, आप हील हो जाते हो, आप उसके साथ जीना सीख लेते हो, आप वो आपको अफेक्ट करना भी बंद कर देता है, बट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी ना। अब जो आपने उससे सीखा है, आप वैसे नहीं, आप केयर फ्री नहीं हो पाओगे, आपको रियलिटी पता चल गई है। तो लोगों को उसकी वजह से ना लॉट ऑफ पीपल थिंक कि थेरेपी फालतू है, इसमें कुछ नहीं होता। राइट। सो आजकल एक और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, पोस्टमार्टम, है ना? इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है।
ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तो ऐसा थोड़ी कि डिलीवरी के बाद कुछ स्पेशल हो गया और माँ के दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया है। सो क्या है ये, It व्हाट is इज दिस एग्जैक्टली ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन? हार्मोनल होता है। आप 9 महीने बच्चा अपने पार्ट बना के रखते हो, फिर वो चला जाता है, मतलब वो बाहर 9 आ महीने जाता है बाहर डिलीवरी। आता है, आपके हॉर्मोन्स हेवायर हो जाते हैं। आपको वो एक जो आपने बना रखा था कि एक आइडिया कि बच्चा है, वो थिंकिंग चेंज हो जाती है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जो जैसे बोला इन लॉज, लोगों ने फील करा होगा पर वो उसको ऐसे ही कर देगा, अरे छोड़ो। पहले के टाइम पे कहाँ इसको हाँ, इम्पोर्टेंस मतलब पहले के बारे में कोई बात ही नहीं होती थी पोस्टमार्टम की, लेकिन आज हर जगह बात हो रही है पोस्टमार्टम। क्योंकि ये फील होता है, आपके हॉर्मोन्स हेवायर हो गए हैं। आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, आपकी बॉडी इतनी चेंजेस के थ्रू जा रही है, आप हील करो, आपकी बॉडी को ट्रॉमा हुआ है, राइट? कहते हैं ना, इट्स ब्रेकिंग थ्रू योर एंटायर बोन्स, योर बॉडी हैज गॉन थ्रू अ ट्रॉमा। आपने एक चीज से निकाली है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते। नॉर्मल है ये कि भाई सबने तो किए बच्चे पैदा, सारी लेडीज करती हैं, तो तुमने क्या खास कर दिया? हर कोई यही हमने घर बोलता में है। कर दिए। पहले जमाने में तो घर में हो जाते थे, तो कहते थे हम तो घर में कर लिए। वही ना, प्रेगनेंसी को बहुत ऐसे कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज सच अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर अ वुमन टू गो थ्रू, है ना? इट्स अ बॉडी को ट्रॉमा ही तो हो रहा है, वो चीज निकल रही है। तो वो मदर जब कनेक्ट नहीं कर पाती, वो मदर उस इमोशनल में ही रहती है, डिप्रेस्ड होती है, उसको फीलिंग डाउन हो रहा है, वो मदरली ड्यूटीज नहीं कर पा रही, और मदरली ड्यूटीज वैसी नहीं कर पा रही तो और डिप्रेशन हो रहा है। और लोगों ने मिसकंसेप्शन बना रखा है अभी भी सोशल मीडिया में हर जगह कि आपका बेबी होगा तो आप इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है वो कनेक्शन एकदम ना आए। आपके शरीर से एक चीज़ निकली है, आप एक ट्रॉमा में हो, आप खुद हील हो रहे हो मेंटली, लोग उस चीज़ को नहीं दिखाते। लोग हमेशा वही मूवी पिक्चर वही परफेक्ट होती है ना, बेबी हुआ, मदर ने रखा, मदर को कनेक्ट हो गया, पर ज़रूरी थोड़ी ना हर बार हो वो चीज़ ना कहीं दिखाई है। वो जब मदर को रियलाइज़ होता है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो और डिप्रेशन में चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है टू सीक हेल्प, क्योंकि एक खालीपन भी हो जाता है। जैसे कितनी मदर्स होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो बेबी उनका फ्रेंड बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड। अब वो बेबी शेयर करती है, सब कुछ बताती है उससे, बातें करती है उससे। अब वंस दैट बेबी इज आउट, देयर लोनली, कोई है ही नहीं। वो जो एक कनेक्शन था वो चला गया। सामने जो बेबी है उससे भी तो बात कर सकते हैं, वही ना, पर वो कनेक्शन चला गया ना इंटरनली, एक चीज, क्योंकि वो फीलिंग की अभी भी वो मेरा है, पर उस टाइम वो मेरा सिर्फ मेरा था, यू नो। समटाइम्स दीज फीलिंग्स इस वे में आ जाते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाता है। कैसे डील कर सकते हैं पोस्टमार्टम से? क्या एडवाइस आप जितने भी व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स ये देख रहे हैं, और एंड इवन फॉर द मेल व्यूअर्स आल्सो, बिकॉज हर किसी की लाइफ में एक वाइफ है, एक लाइफ पार्टनर है जी। तो लड़कियां खुद को कैसे हील करें, और लड़के उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में, या फिर वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ना जाएं? पहले तो हस्बैंड्स का बहुत ज़्यादा इसमें है कि क्या है ना, हस्बैंड को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप देखोगे कितनी नई मदर्स भी होती हैं जो कनेक्ट भी कर पाती है, पर उनको इनसिक्योरिटीज होती है फर्स्ट अपने बॉन्ड के साथ, राइट? कि एम आई बीइंग अ गुड मदर, एम आई बीइंग द गुड थिंग, या वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो हस्बैंड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है पोस्टमार्टम क्या है। दे नीड टू रीड अप अबाउट इट, बिकॉज पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो कई बार क्या होता है, वो नहीं मिलता, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे का भी पूरा उन पे आ रहा है, जिससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, या उस बच्चे को वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही चीज़ जब मदर को लग रहा है मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, दैट मीन्स रॉन्ग, बैड मदर, वो चीज़ हटाने की ज़रूरत है। और जो लेडीज़ इसके थ्रू गुजर रही हैं, उनको समझना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी कॉमन, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू नॉट एबल टू कनेक्ट नाउ, बिकॉज ये हार्मोनल इतनी सारी चीज़ें शरीर को हुई हैं। आप या तो थेरेपी पे जाओ, सीक हेल्प, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी मोर, सी वॉट योर बॉडी नीड। समटाइम्स होता है कि आपकी बताती है बॉडी की वॉट यूर लैकिंग, वॉट यू वॉन्ट, लिसन टू योर सेल्फ। बिकॉज क्या होता है ना, न्यू मदर्स को कम्प्लीटली बना देते हैं कि अभी बेबीज का फुल टाइम केयर इसी को करना है। वो न्यू मदर को टाइम कहाँ मिलता है? उस न्यू मदर को टाइम चाहिए, शी नीड्स टू स्लीप. She needs to take care of herself because she's in depression. Because every 2 hours you need to feed the baby and change diapers and do stuff and everything. तो इसमें पार्टनर बहुत ज़रूरी है, so that the partner can also take half of it. Feeding तक ठीक है, पर other than that they can also, because आप already depression में, आप sleep deprived हो, emotionally आप एक अच्छी पोजीशन में, क्या है, सब और मिल जाता है. But कई केसेस में मैंने देखा है कि पार्टनर कहता है भाई आई एम वर्किंग, आई कैन नॉट हेल्प इट, वही ना, मुझे सोना है, ये डायपर चेंज करना तो बच्चे ने पॉटी कर दिया, मैं नहीं करूँगा,
बच्चे ने सुसु कर दिया, ये तुम करो, ये तुम्हारा काम है, बच्चे को नहलाना है तुम करो, बच्चे को बर्प दिलानी है तो तुम करो। प्यार करने तो सब आ जाते हैं, ओहो हो आहा हा, 2 मिनट के लिए खेलेंगे बट देन फिर माँ को देके चले जाएंगे। ये चीज़ गलत है ना, बिकॉज a father and a mother has to come together, they have to come together to raise a kid, because आप उस मदर पे छोड़ रहे हो जो ऑलरेडी हील हो रही है, और आप अपना, ठीक है आई गेट इट, यू हैव जॉब, सो ईदर ट्राई टू फाइंड समथिंग, ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस, उसकी हेल्प करवाओ, बिकॉज उस मदर को भी अपने पार्टनर की जरूरत है। और कोई कहाँ वाइफ को तो है, वही ना, मदर को भले ही नहीं हो, बट देन एज अ वाइफ she you needs her expect your husband, husband to be with you and to support you in this journey. क्योंकि आपने एक चीज साथ में क्रिएट करी है, आपने लाइफ क्रिएट करी है। आधे टाइम ये भी होता है पोस्टपार्टम में कि वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो पार्टनरशिप नहीं मिलता, इन-लॉज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन-लॉ से ज्यादा दे वांट द पार्टनर, राइट, बिकॉज दिस इज माय पर्सन। अब क्या है कि आई गेट इट, यू हैव जॉब, तो अरेंज, मेक इट वर्क इन अ वे दैट इट हेल्प्स बोथ द चाइल्ड एंड द मदर। अब आजकल का टाइम ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ माँ संभालेगी, ये तो पहले भी नहीं होना चाहिए था, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत केसेस में ऐसा भी होता है ना कि पहले तो चलो ये रिवाज ही था कि डिलीवरी हुई है तो लेडी अपने मायके में चले जाएगी। सो अभी भी चलो कभी लोग चले भी जाते हैं, जिनको जैसे सूट करता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से कपल डिसाइड करते हैं कि भाई मायके में जाना है, ससुराल में रहना है, या अकेले रहते हैं तो मम्मी पापा को बुला लेते हैं। सो बट हाउ इम्पोर्टेंट is for a couple to be together after the delivery? It's very important because sometimes क्या होता है, मदर्स का तो इनडायरेक्टली बोलते हैं कनेक्ट होता है, फादर्स का कहीं पर नहीं होता, बिकॉज मदर ने तो 9 महीने अपने पास रखा, अपने उसमें वूम में रखा है, तो वो कनेक्ट हो गया है। वो जैसे मैंने बोला, कुछ को जिनको नहीं होता वो अलग है, पर जिनको होता है उनका बेस्ट फ्रेंड, उनका पार्टनर, एंड इनडायरेक्टली बायोलॉजिकली भी बोलते हैं मदर और बच्चे का कनेक्शन एक अलग ही होता है। फादर को टाइम लगता है उस पोजीशन में पहुंचने के लिए कई बार, और बहुत बार अभी भी कहीं ना कहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर पे आती है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। चाहे अभी सब एक है, वो एक चीज़ आती है क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा भी बना हुआ है, तो फादर और वो चीज़ जो हो जाती है वो तो ठीक है, पर जब पार्टनर को साथ रहना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देयर अ टीम। अब क्या होता है कि बच्चा, माँ बच्चे को देख रही है, फादर बाहर है, फादर काम पे बिजी है, ये नहीं कि फादर इज नॉट, दे बिजी, दे कम बैक होम, दे वॉच टीवी, वो अपनी चीज़ करते हैं, सो जाते हैं, बच्चे का कनेक्ट ही नहीं होता। अब कितनी बार आप देखिए किसी भी घर में कि वो बच्चा अपने फादर से बात नहीं कर पाता, और फिर समटाइम्स वो मदर पास अवे हो जाती है और उस घर में कनेक्शन ही नहीं है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, आपको उस बच्चे से कनेक्ट नहीं हो रहा, ना उस बच्चे को आपसे हो रहा है। तो और वाइफ का भी इसमें ये है क्योंकि बच्चा वो देखता है, रिलेशन देखता है अपने पेरेंट्स का, जैसे ये वही चाइल्डहुड ट्रॉमा पे आ जाता है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स का रिलेशन देख रहा है, वो देख रहे पेरेंट्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पापा आते हैं जाते हैं, मम्मी से बात बिल्कुल नहीं होती है, या थोड़ी बहुत काम की होती है, चले जाते हैं। उस बच्चे ने वो प्यार तो नहीं देखा, और वो वाइफ को एनीवे शी इज गोइंग थ्रू द चाइल्डहुड का, बच्चे का, घर का, सब कुछ, वो जो एक कनेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए अपने हस्बैंड से, वो नहीं मिलता, वो और भी ज़्यादा डिसहार्टन करता है, क्योंकि वैसे ही मैंने कहा सब चले जाते हैं, आपके पार्टनर रह जाते हैं। वो ट्रस्ट जो आपने पार्टनर पे डाला है, वो जो चीज़ है वो पार्टनर कर ही नहीं पा रहा। अब कितनी बार लड़ाई होती है, मैं घर में पैसा दे रहा हूँ, विच इज गुड, विच आई गेट इट, बट वो इमोशन नहीं दे रहे ना। दोनों ही काम कर रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, बोथ आर अर्निंग, और अगर किसी केस में नहीं भी फीमेल अर्न कर रही है, बट देन अल्टीमेटली तो वही तो पीपल फॉरगेट कि पैसे के अलावा इमोशंस हैं। पैसा है पर वो रिश्ते नहीं चलेंगे अगर आप वो इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो। अब इसीलिए तो आधे टाइम ये प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वर्किंग वाले में भी यही होता है कि दोनों वर्किंग है, पर जो टाइम मिलता है वो अपना अनवाइंड करने के लिए यूज करते हैं रादर देन टॉकिंग टू ईच अदर। प्रॉब्लम होती है, फ्रिक्शन आती है, बिकॉज ह्यूमन रिलेशंस तो टाइम स्पेंड करने पे खाना खा रहे हैं तो इधर सबके हाथ में फोन है, सब फोन पे लगे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, फोन, फैमिली साथ बैठी है, फोन। सो मतलब कनेक्शन कहाँ होता है? ये फोन वगैरह सब साइड में रख के अपना कनेक्शन जरूरी है, कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है। अब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब कनेक्टेड थे, या न्यूक्लियर में भी होता था तो सब कनेक्टेड थे, बात करते थे, खाना साथ में होता था। अब चीज़ें अलग हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ईट टुगेदर, आई एम सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद ईच। एज आई सेड, ब्रेन रिकॉग्नाइजेस सेंसेस, टू कम्युनिकेट यस, क्योंकि ब्रेन सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, वो अगर आपकी स्टिमुलेट नहीं हो रही है तो आप न्यूरल पाथवेज नहीं बना पा रहे अंदर, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम ओवर टाइम स्पेंड करने से तो कनेक्ट करते हैं। ये तो तमाम कपल्स के लिए एडवाइस हो गई, लेकिन अब चलते चलते बिकॉज इतनी अच्छी हमने कन्वर्सेशन की है और बहुत अच्छे टॉपिक्स को कवर किया है, आई एम श्योर लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस सबसे।
एक एडवाइस जो आप आज की जनरेशन को देना चाहते हो, मतलब नॉट जस्ट आज की जनरेशन को बट हर व्यूअर को हमारे देना चाहते हो कि क्या करें जिससे एक हैप्पी लाइफ हम जी सके एक हेल्दी माइंड के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि सोशल मीडिया को लिमिट करो, इन अ सेंस कि आप अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि आजकल क्या है, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, छुट्टी पे है, कुछ इंटायर डे फ़ोन पे चला जाता है। और फ़ोन पे जाता है हम और उससे दूसरों का देखते हैं तो और गुस्सा आता है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। अब कितनी ज़्यादा लोगों को बॉडी प्रॉब्लम हो गया है, डिस्मॉर्फिया हो गया है कि हमारी बॉडी ऐसी नहीं दिखती या वो नहीं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स का काम है, वो आपका नहीं है। एंड अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अभी भी जो स्टिग्मा है ना, उसकी वजह से लोग नहीं कर पाते। लोग इमोशंस को ऐसे ही कर देते हैं कि ऐसी है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। आपको उनको अंडरस्टैंड करना, हेल्प लेना, या किसी भी वे में आप हेल्प ले सकते हैं। अपने वे में आप लिखिए, ऑनलाइन, अनोनिमसली, ऐसे कैसे भी, बट जस्ट गो फॉर इट एंड आस्क फॉर हेल्प और टेक हेल्प, बिकॉज अपने अकेले से नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि बात करिए, कम्युनिकेशन। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कम्युनिकेट। क्योंकि आजकल बात करने का ही टाइम नहीं है किसी के पास। मतलब कुछ भी होता है तो अरे बाद में करता हूँ, टाइम नहीं, अरे बाद में करता हूँ, बिजी हूँ, अरे छोटी सी छोटी चीज़ भी हो, राइट, नहीं करना किसी को। तो आई थिंक कम्युनिकेशन तो इज ऑलवेज अ टॉप वन। और इस पूरे पॉडकास्ट में आपने जितनी बारी बोला है ना लोगों को कि भाई कम्युनिकेट करो, आई एम श्योर कि कुछ तो अप्लाई करेंगे और एटलीस्ट आप बात करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। बिल्कुल, चाहे छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू इस फॉर इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों की लाइफ सेविंग टिप्स उनको देने के लिए, और अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस डिजिटल युग में जब हम पूरे टाइम फ़ोन में ही लगे हुए हैं। तो ये सारी टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम श्योर तमाम व्यूअर्स इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में भी और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सो ये तमाम बातचीत आपने सुनी, किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो यही है कि हम हर वक्त अपने फ़ोन्स में हैं, हर वक्त अपने सोशल सर्कल में बाहर इतना बिजी है ना कि अपने साथ हम टाइम तो स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं, ना अपने साथ कर रहे हैं, ना अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं रही है। इसलिए कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो आप बात कीजिए, और बात करेंगे तो तमाम चीज़ें बन जाएंगी, तमाम काम बन जाएंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चल रही हैं, क्योंकि इस माइंड में बहुत सारे लोचे होते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं करते, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रही होती है। और अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी से मदद लीजिए, अपनों से लीजिए, अपनी फैमिली से लीजिए, अपने फ्रेंड्स से लीजिए, जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उससे लीजिए, या फिर प्रोफेशनल हेल्प के पास चाहिए। क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और फिर आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हेल्प लीजिए, हेल्प लेने से बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि हेल्प लेंगे तो तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और बहुत अच्छे से जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में उसका सल्यूशन भी आपको मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।